डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 221 मिलियन कॉइन स्पिरिट ऑक्शन। दीर्घायु आत्मा मोती। ये चौथे स्तर की एक आत्मा वस्तु है जो उपयोगकर्ता की आयु को 10 वर्ष तक बढ़ा सकती है। उपयोग बढ़ने के साथ इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। कभी कभार बिकने वाली वस्तु, जिसकी कीमत 10 मिलियन स्पिरिट कॉइन प्रति मोती है, 0/3 मोती। लियांग जिंगसी ने कुछ अफसोस के साथ डिब्बे में रखे मोती को देखा। जैसे ही उसने देखने का कोण बदला, उसकी सतह से अलग अलग रंग अपवर्तित होने लगे। वस्तु अच्छी थी, लेकिन उसे लगा कि इसे बहुत लापरवाही से बेचा जा रहा है। इसका ठीक से विज्ञापन किया जाना चाहिए और फिर नीलामी आयोजित की जानी चाहिए, ताकि दीर्घायु आत्मा मोती को और भी अधिक कीमत मिल सके। लियांग जिंगसी ने दुकान में रखे कई पिंजरों की ओर देखा और आह भरते हुए सिर हिलाया। शायद दुकानदार लुओ के पास बहुत सारी अच्छी चीजें थीं, और ये दीर्घायु आत्मा मोती उसके लिए सचमुच कोई खास मायने नहीं रखता था। उसने थोड़ी सी निराशा के साथ दीर्घायु आत्मा मोती पर एक नजर डाली। अगर वह जल्दी करती, तो शायद अपने दादाजी के लिए एक खरीद पाती। इस समय परिवार में वही उसका सबसे बड़ा सहारा थे। दीर्घायु आत्मा मोती से प्रेरित होकर, लियांग जिंगसी ने शुरू में सोचा था कि उसकी मनोवैज्ञानिक सहनशीलता पहले से ही मजबूत है, लेकिन अगली चीज जो उसकी नजरों के सामने आई उसने एक बार फिर उसकी समझ को चकनाचूर कर दिया। नीला आत्मा फल। ये चौथे स्तर का एक आत्मा उत्पाद है जो जंगली स्तर के जीवों और उससे नीचे के जीवों को नई जन्मजात क्षमताओं को जागृत करने में सक्षम बनाता है। एक जीव अपने जीवनकाल में केवल एक ही फल का सेवन कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी से करें। यादृच्छिक रूप से बेची जाने वाली वस्तु, प्रति फल 6.66 मिलियन स्पिरिट कॉइन, 1/10 फल। निश्चित रूप से, जब तक लियांग जिंगसी ने वस्तु की जानकारी पढ़ना समाप्त किया, तब तक नीले रंग के स्पिरिट फ्रूट की मात्रा सफलतापूर्वक 0 पर वापस आ चुकी थी। हालांकि इस तरह की चौथे स्तर की स्पिरिट आइटम मूल रूप से वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर्स के लिए बनाई गई थी। उसके तीनों बीस्ट्स के पास पहले से ही पर्याप्त स्किल्स थीं, इसलिए इसकी उसकी मांग बहुत अधिक नहीं थी। लियांग जिंगसी को मन ही मन ज्यादा अफसोस नहीं हुआ, वो बस इस बात से हैरान थी कि दुकान में प्रवेश करते ही उसे जो 4 स्टार्टर मिले, उन्होंने उसे थोड़ा अभिभूत कर दिया था। हालांकि उसे अभी भी दुकान के अंदर और भी छानबीन करनी थी। भले ही उसके मौजूदा अनुबंध के स्लॉट भरे हुए थे, लेकिन अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 1 या 2 जानवर खरीदना भी बहुत महत्वपूर्ण था। प्रवेश द्वार पर रखे 4 स्पिरिट आइटम बॉक्स के पीछे, विभिन्न रंगों और आकारों के कुछ पिंजरे स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित थे। प्रत्येक पिंजरे के आसपास, लोग 2 या 3 के समूहों में इकट्ठा थे, जो देखने में जानवरों को बेचने जैसा कम और किसी प्रकार के विदेशी जानवरों के मूल्यांकन कार्यक्रम जैसा अधिक लग रहा था। लियांग जिंगसी मेज के पीछे बने पहले पिंजरे के पास पहुंची, जहां चारों आध्यात्मिक वस्तुएं रखी हुई थीं। ये पिंजरा बहुत बड़ा नहीं था, और उसके अंदर मौजूद जानवर भूरे रंग के फर वाला चूहा प्रतीत हो रहा था। जो बात इसे असाधारण बनाती थी, वह थी इस पर बनी बिजली की लकीरों का पैटर्न, जो बीच में मोटा था और किनारों पर पतली रेखाओं में फैलता था, और इसके सिर से लेकर इसकी पतली पूंछ तक फैला हुआ था। इसके बगल में लगे एक पैनल पर बीस्ट से संबंधित विभिन्न जानकारियां और उसकी मौजूदा विक्रय कीमत प्रदर्शित की गई थी। जाति, बैंगनी बिजली गड़गड़ाहट चूहा। रैंक, स्पिरिट रैंक 7 स्टार। प्रकार, बिजली प्रकार। योग्यता, उत्तम। कौशल 1, बैंगनी बिजली गरज डोमेन पृथ्वी स्तर डोमेन कौशल। बैंगनी बिजली गरज चूहा डोमेन की एक निश्चित सीमा का विस्तार करता है, और इस डोमेन के भीतर लगातार बिजली उत्पन्न करके लक्ष्यों पर हमला करता है। 2, अशिंग थंडर स्पीड अर्थ टियर वायलट लाइटनिंग थंडर रात बिजली के बोल्ट में बदल जाता है, जिसमें अत्यधिक उच्च गति होती है, और चलते समय लक्ष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। 3,
सुपर वोल्टेज मिस्टिक टियर वायलेट लाइटनिंग थंडर रेट अपने शरीर की सतह पर उच्च वोल्टेज लगाता है, जिससे संपर्क में आने वाले लक्ष्यों को उच्च वोल्टेज क्षति होती है। 4. इलेक्ट्रिक कोन मिस्टिक टियर वायलेट लाइटनिंग थंडर रेट एक छोटा इलेक्ट्रिक कोन बनाता है जो दूर से लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। एक स्पिरिट रैंक का जानवर जिसके पास 2 अर्थ टियर स्किल हैं, और एक ऐसा जानवर जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक नया विकास पथ है। लियांग जिंगसी ने इसकी मौजूदा कीमत पर एक नज़र डाली, जो 2 मिलियन स्पिरिट कॉइन थी, और इसकी कीमत लगातार घट बढ़ रही थी। देखते ही देखते 2,320,000 तक पहुंच गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बोली लगाने के लिए अभी भी पूरे 3 दिन बाकी थे, और कोई नहीं जानता था कि आखिरी क्षण में यह मौका हाथ से निकल जाएगा या नहीं। लियांग जिंगसी ने बोली लगाने के लिए रुकने का समय नहीं दिया। वह पहले चारों ओर देखना चाहती थी, ये समझना चाहती थी कि वास्तव में कौन-कौन से जानवर बिक्री के लिए हैं, और फिर तय करना चाहती थी कि किन पर बोली लगानी है। हालांकि अगले पिंजरे के सामने का क्षेत्र उतना सुनसान और शांत नहीं था जितना कि वायलेट लाइटनिंग थंडर रेट के पिंजरे के सामने का क्षेत्र था। हालांकि दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं थे, फिर भी उनमें से काफी लोग 2 पिंजरों के सामने जमा हो गए थे, जिससे वहां काफी भीड़-भाड़ हो गई थी। असहाय होकर लियांग जिंगसी केवल अपनी चतुर नौकरानी को बुलाकर पिंजरों में बंद जानवरों की उपस्थिति को अपने सामने रखे 2 आयामी टैबलेट पर एक छवि के रूप में प्रसारित करवा सकती थी। भीड़ के बीचों बीच 2 पिंजरे अगल बगल खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक में एक पौधे के प्रकार का राक्षस था। ये दोनों जीव दिखने में एक जैसे थे, लेकिन हुबहू एक जैसे नहीं थे। दाहिने पिंजरे में बैठा जीव स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था, उसके फूल बड़े थे, और उसकी शाखाओं और पत्तियों के बीच कुछ हल्की हल्की घंटियां धीरे धीरे हिल रही थीं। लियांग जिंगसी ने उस दिखने में कमजोर जानवर को पहचान लिया। उसने न केवल उसे पहचाना, बल्कि उसने स्वयं उसकी प्रजाति के एक सदस्य को छुआ भी था, जो कि किंग्युन दुर्लभ वस्तु नीलामी घर में प्रकट हुई घाटी की सुगंधित लिली थी। इसके बगल में जो पौधा अधिक प्रभावशाली दिख रहा था, वह सुगंधित लिली ऑफ द वैली का विकसित रूप होना चाहिए। सबसे पहले उसने पिंजरे पर लगे सुगंधित लिली ऑफ द वैली के बारे में बताने वाले बोर्ड को देखा और पाया कि उस पर दी गई जानकारी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने पहले देखी थी। इसके बगल वाले फूल की बात करें तो वह वास्तव में सुगंधित लिली ऑफ द वैली का विकसित रूप था। प्रजाति औषधीय सुगंध वाली लिली ऑफ द वैली किंग। रैंक किंग बीस्ट 3 स्टार। प्रकार जीवन प्रकार, ध्वनि प्रकार। योग्यता उत्तम। कौशल 1 औषधीय सुगंध पृथ्वी स्तर। 2 मांसपेशियों का पुनर्जनन पृथ्वी स्तर। 3 जीवन रक्षक प्रणाली रहस्यमय स्तर। 4 जीवन आत्मा ढाल रहस्यमय स्तर। 5 मुरझाना पृथ्वी स्तर। औषधीय सुगंध वाला लिली ऑफ द वैली एक लक्ष्य के साथ संबंध बनाता है, फिर स्वयं और लक्ष्य दोनों को एक साथ मुरझाने का कारण बनता है, जिससे लक्ष्य अपने जीवन का दोगुना खो देता है। 6 आत्मा को अलग करने वाली ध्वनि रहस्यमय स्तर। औषधीय सुगंध वाली घाटी के राजा की लिली अपनी शाखाओं और पत्तियों के बीच घंटियों को हिलाती है, जिससे एक आत्मा को झकझोर देने वाली ध्वनि निकलती है जो लक्ष्य को मानसिक चक्कर का अनुभव कराती है। 7 आत्मा को शांति प्रदान करने वाली ध्वनि पृथ्वी स्तर। औषधीय सुगंध वाली वैली किंग लिली अपनी घंटियां बजाती है, जिससे एक स्पष्ट और सुखद ध्वनि निकलती है। जो भी इस ध्वनि को सुनता है, उसकी क्षतिग्रस्त आत्माएं ठीक हो जाती हैं। पिंजरों के बाहर दोनों जानवरों के मूल्य पैनलों पर कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। उनकी बढ़ने की गति किसी नीलामी से भी कहीं अधिक तेज थी। ये भी संभव था कि कई धनी उद्योगपति, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, स्पिरिट रैंक की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण यहाँ आए हों। सुगंधित लिली ऑफ द वैली और किंग रैंक। औषधीय सुगंध वाली लिली ऑफ द वैली किंग लगभग एक जैसी थीं। स्पष्टतः कोई व्यक्ति दोनों पिंजरों पर एक साथ बोली लगा रहा था, जिसका उद्देश्य दोनों जानवरों को हासिल करना था। 8,900,000 स्पिरिट कॉइन्स अन्य किंग रैंक बीस्ट से कहीं अधिक थे, लेकिन यह एक किंग बीस्ट था जिसके पास 4 अर्थ टियर स्किल्स थीं। लियांग जिंगसी को पूर्वाभास था कि इसकी कीमत इससे कहीं अधिक होगी। अब उसे यह कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि अगर डोमेन स्किल रखने वाला सनमून वुल्फ किंग यहाँ प्रकट होता, तो उसकी कीमत शायद पहले ही 10 मिलियन से अधिक हो चुकी होती।
अब उसे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने बेशर्मी से लुओ चेन से अपने जानवरों को विकसित करने में मदद मांगी थी। मौजूदा कीमतों को देखते हुए जिक्सियाओ डिवाइन बटरफ्लाई और व्हाइट जेड स्पाइडर मदर की कीमतें तो अकल्पनीय थीं। लियांग जिंगसी ने दोनों पिंजरों के चारों ओर उमड़ी उत्साही भीड़ को दरकिनार कर आगे बढ़ गई। उसके पास इन दोनों जानवरों की कीमत के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ताकत नहीं थी, जब तक कि वह लियांग परिवार की अधिकांश वर्तमान संपत्ति का निवेश न कर दे, जिससे शायद उसे थोड़ी सी उम्मीद मिल सकती थी। हालांकि परिवार में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर चुकी उस महिला के लिए इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति को सीधे तौर पर निकालना निस्संदेह असंभव था। अगला पिंजरा अविश्वसनीय रूप से विशाल था और उसके अंदर बैठा हुआ जानवर एक छोटे पहाड़ की तरह प्रतीत होता था। लियांग जिंगसी के दृष्टिकोण से उसने इस विशालकाय जीव की पीठ देखी, लेकिन प्राणी विज्ञान के अपने परिचित ज्ञान के साथ लियांग जिंगसी ने तुरंत इसे एक बंदर प्रकार के जानवर के रूप में पहचान लिया। लियांग जिंगसी ने पिंजरे का आधा चक्कर लगाने के बाद ही उस पर लिखी जानकारी देखी। जंगली विशालकाय वानर, रैंक वाइल्ड रैंक 3 स्टार। वर्तमान कीमत 57 मिलियन स्पिरिट कॉइन। वाइल्ड रैंक, एक ऐसा रैंक जिसे पाने की लियांग परिवार हमेशा से तरसी करता रहा था, अब लुओ चेन की दुकान में बिकने वाला एक जानवर मात्र था। उसके दादाजी, जीवन भर के संघर्षों के बाद भी, भले ही संयोगवश उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से संबंधित एक प्रतीक चिन्ह समझ में आ गया हो, फिर भी वे वाइल्ड रैंक्ड बीस्ट मास्टर के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए लियांग परिवार कभी भी लियुगुआंग शहर के शीर्ष कुलीन परिवारों की श्रेणी में शामिल नहीं हो सका, और यहाँ तक कि अन्य परिवारों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें किंग्यांग शहर में मुश्किल से ही जीवित रहना पड़ा। हालांकि अगर वे अपने परिवार की सारी संपत्ति खर्च करके भी इस जानवर को खरीद लेते, तो भी परिवार में कोई ऐसा जानवर का स्वामी नहीं था जो इसे अनुबंधित कर सके और इसे नियंत्रित कर सके। लियांग जिंगसी को अचानक चेन्यांग पेट स्टोर में बताई गई बात याद आ गई। जब तक कुल खर्च की राशि शीर्ष 5 में पहुंच जाती है, लुओ चेन व्यक्तिगत रूप से एक विकास पथ को अनुकूलित कर सकता है। उसकी आंखें झपकी। पूरी दुकान को देखे बिना ही उसने जल्दबाजी में ऑनलाइन से बाहर निकलने का फैसला किया और उसकी चेतना वास्तविक दुनिया में लौट आई। लियांग जिंगसी के विचार वापस लौटे और उसने अपनी आंखें खोली, अपने बगल में मौजूद सफेद जेड मकड़ी मां को अपने पशु स्वरूप में वापस ले लिया, और अंगूठीनुमा लटकन वाला सांप उसकी कलाई पर एक कंगन में बदल गया। जिक्सियाओ दिव्य तितली चुपचाप उसके कंधे पर आकर बैठ गई। उसके पंख मुड़े हुए थे, वह एक सुंदर कलाकृति की तरह स्थिर थी। उसने दरवाजा खोला, उससे जुड़े गलियारे से होते हुए, मुड़ते घुमड़ते हुए, तब तक चलती रही जब तक वह एक अधिक एकांत छोटी इमारत के सामने नहीं पहुंच गई। उसने इमारत की ओर आवाज लगाते हुए कहा, दादाजी, जिंगसी आपसे मिलना चाहती है। छोटी इमारत की खिड़की धीरे धीरे खुली और खिड़की से लियांग लिन का उम्रदराज चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने लियांग जिंगसी की ओर देखा। मैं सीर हूँ, अंदर आ जाओ। लियांग जिंगसी ने धीरे से दरवाजा खोला, अंदर की साधारण सजावट पर एक नजर डाली, सीढ़ियां ढूंढी और ऊपर की ओर चल पड़ी। इन दिनों दादाजी एक साधारण बूढ़े व्यक्ति की तरह हो गए हैं, उनके रहने के कमरे में असाधारणता का कोई नामोनिशान भी नहीं है। दूसरी मंजिल पर, खिड़की के पास, लियांग लिन एक छोटी चौकोर मेज पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। लियांग जिंगसी चलकर आए और धीरे से लियांग लिन के सामने बैठ गई। तुम मुझसे मिलने आए हो, क्या तुम्हारे पिता के परिवार वाले फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हैं? लियांग लिन ने अपनी चाय का प्याला ठोस मेज पर रखा, जिससे एक हल्की सी आवाज आई। नहीं, जब से आपने पिछली बार दखल देकर उन्हें अनुशासित किया है, तब से वे सभी अच्छे व्यवहार कर रहे हैं। अगर अभी भी 2-3 बच्चे हंगामा कर रहे हैं, तो मैं उन्हें खुद संभाल लूंगी। लियांग जिंगसी ने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे और आगे कहा, चिन्यांग पालतू जानवरों की दुकान फिर से खुल गई है, और अंदर कई बेहतरीन जानवर हैं। मैं परिवार की अगली पीढ़ी के लिए कुछ जानवर खरीदना चाहती हूँ, ताकि उन्हें एक बेहतर शुरुआत मिल सके। लियांग लिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। अब आप परिवार के मुखिया हैं। इन मामलों में आप खुद निर्णय ले सकते हैं, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि चेन्यांग पेट स्टोर ने इस बार एक नई नीति लागू की है। खर्च के मामले में शीर्ष 3 ग्राहकों के लिए स्टोर मैनेजर व्यक्तिगत रूप से एक विकास पथ तैयार करेगा।
शायद यह आपके जानवर के लिए जंगली रैंक में विकसित होने का एक अवसर है। ये सुनकर लियांग लिन थोड़ा आगे झुक गया और अपने हाथ अंधेरी मेज पर रख दिए। क्या ये सच है? लियांग जिंगसी के कंधे पर बैठी जिक्सियाओ दिव्य तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे खिड़की के फ्रेम पर बैठ गई। बिल्कुल सच। कुछ पल के उत्साह के बाद लियांग लिन जल्दी से शांत हो गया। लगभग 1 महीने पहले वह केवल राजा श्रेणी के जानवरों का ही विकास कर सकता था। अब शायद वह जंगली श्रेणी के जानवरों का विकास नहीं कर सकता। दादाजी, आप गलत हैं। लियुगुआंग शहर छोड़ने से पहले जब उन्होंने मेरे साथ उस आखिरी सौदे पर चर्चा की थी, तब भले ही मैं उनकी विशिष्ट रैंक को नहीं समझ पाया था, फिर भी मैं एक राजा रैंक के उच्च सितारे की आभा को महसूस कर सकता था। भले ही वह अभी तक वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर के पद तक नहीं पहुंचा है, लेकिन वह शायद इसके करीब है। लियांग लिन अपनी सीट से उठकर खिड़की की ओर मुड़ गया। आपको उस पर बहुत भरोसा है। आपकी आगे क्या योजना है? यदि दादाजी इस खेती की जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़कर परिवार की धनराशि जुटानी होगी और परिवार की अधिकांश पूंजी का उपयोग करके इस पशु बिक्री में अवसर तलाशना होगा। अगर दादाजी ऐसा नहीं चाहते हैं, तो मैं परिवार की मौजूदा स्थिति के आधार पर जरूरत के हिसाब से कुछ जानवरों के लिए बोली लगाऊंगा। मुझे याद है कि हमारे लियांग परिवार और चेन्यांग पेट्सटो के बीच सहयोगात्मक संबंध हैं, है ना? हमें जानवरों को खरीदकर यह जगह हासिल करने की क्या जरूरत है? क्या आप उनसे सीधे ऑफलाइन नहीं पूछ सकते कि क्या वे वाइल्ड रैंक पेट का पालन पोषण कर सकते हैं? और यदि हाँ, तो उन्हें ऐसा करने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी होगी? लियांग लिन के लगातार सवालों का सामना करते हुए लियांग जिंगसी ने अनजाने में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। काफी देर बाद आखिरकार उसने कहा, मैं पूछूंगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि लुओ चेन की नज़र में लियांग परिवार का कितना महत्व है। हम कोशिश करके देखो। कम से कम ये तो पता कर लो कि क्या वह जंगली जानवरों का पालन पोषण कर सकता है। चरमराहट। छोटी इमारत का दरवाजा बंद हो गया और नीली पोशाक पहने लियांग जिंगसी तेज हवा और बर्फ के बीच से बाहर निकल गई। उसके बगल में उड़ रही जिक्सियाओ दिव्य तितली को हवा और बर्फ का कोई डर नहीं था। उसके शरीर पर प्रकाश धीरे धीरे तेज होता गया और यह प्रकाश फैलकर लियांग जिंगसी को घेर लिया। फिर लियांग जिंगसी की आंखों के सामने कई छवियां कौंध गईं, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जिससे उसे खुशी मिली हो, और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। डॉट डॉट डॉट। मायावी दुनिया में चेन्यांग पालतू जानवरों की दुकान के अंदर चांग ग्वेहेंग विभिन्न पिंजरों के बीच घूम रहा था। जब उसे कोई जानवर पसंद आया, तो उसने तुरंत उसकी कीमत को एक भयावह स्तर तक बढ़ा दिया। हालांकि स्टो में सबसे उच्च श्रेणी के जानवर जंगली विशालकाय बंदर को देखने के बाद चांग ग्वेहेंग ने कुछ तिरस्कार दिखाया। उसने बचपन में ऐसे कई राक्षस देखे थे, उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। लेकिन स्टो में मौजूद बाकी जानवरों के लिए उसने हर एक पर बोली लगा दी थी, जिससे धीरे धीरे बढ़ती कीमतों में तुरंत एक बड़ा अंतर पैदा हो गया। उदाहरण के तौर पर पर्पल लाइटनिंग थंडर रट को लें, तो इसकी कीमत शुरू में धीरे धीरे 2 मिलियन से ऊपर बढ़ रही थी, लेकिन उसने सीधे इसकी कीमत बढ़ाकर 4 मिलियन कर दी, यानी लगभग दोगुनी कर दी। यह उल्लेखनीय है कि यह मामला केवल एक जानवर के लिए ही नहीं था। चांग ग्वेहेंग ने स्टो में मौजूद अधिकांश जानवरों की बोली में भाग लिया, जो दर्शाता है कि उसके पास कितना धन था। डॉट डॉट डॉट। चेन्यांग पेट्सटो के शुरुआती चरण में सबसे बड़े ग्राहक होने के नाते झांग झेंग स्वाभाविक रूप से अपना समर्थन दिखाने के लिए निर्धारित समय पर स्टो पर पहुंचे। पहले की तरह उसने सबसे पहले हर जीव के गुणों की जांच की। यदि वह नीडर सिस्टम का जीव नहीं होता, तो वह मुड़कर चला जाता और अपने स्पष्ट लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता। जैसे जैसे वह पिंजरों से आगे बढ़ता गया, उसकी लगन रंग लाई और उसने आखिरकार एक नेदर सिस्टम बीस्ट को ढूंढ निकाला। इसे राक्षस कहना सही था या नहीं, इस बारे में झांग झेंग वास्तव में थोड़ा अनिश्चित था, क्योंकि इसका रूप रंग वाकई थोड़ा अजीब था। ये लगभग 3 मीटर ऊंचा एक पत्थर का स्तंभ था, जिस पर लाल, हरा, धूसर और सफेद रंगों का मिश्रण था। लाल रंग खून के छींटों जैसा था और हरा रंग उस पर प्राकृतिक रूप से उगने वाली काई जैसा था। पत्थर के स्तंभ का मुख्य भाग धूसर और सफेद रंग का था, जिस पर 3 सिरों वाली एक आकृति की विचित्र दिखने वाली नक्काशी की गई थी,
जिसमें हल्के हरे रंग के चेहरे, मानव का ऊपरी शरीर और सांप की पूंछ का निचला शरीर था। इतना ही नहीं, उभरी हुई आकृति ने अपने बाएं हाथ में एक जंजीर और दाएं हाथ में एक कांटा पकड़ रखा था, जिससे वह कुछ हद तक भयंकर दिख रही थी। झांग झेंग ने काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाया कि पत्थर का शिलालेख ही वह राक्षस है या उस पर बना चित्र ही असली राक्षस है। इसलिए उसने पिंजरे के बगल में लिखे विवरण को ही देखा। जाति, दुर्स्वप्न आत्मा नक्काशी। रैंक, किंग बीस्ट 2 सितारा। प्रकार, नेदर सिस्टम। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल, 1। दुर्स्वप्न कला पृथ्वी स्तर। दुर्स्वप्न आत्मा नक्काशी सोते हुए लक्ष्य के सपनों में प्रवेश करती है और उस पर हमला करती है। यदि लक्ष्य सपने में मर जाता है, तो उसकी मानसिक शक्ति का एक हिस्सा बिखर जाएगा। कई हमलों के बाद लक्ष्य का दिमाग पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और वो पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा। 2। लोरी गहन स्तर। दुर्स्वप्न आत्मा की नक्काशी पर उकेरी गई आकृति से एक ऐसी धुन निकलती है जो लक्ष्य को नींद लाने के लिए प्रेरित करती है। कमजोर मानसिक इच्छाशक्ति वाले लक्ष्य इस गीत के सम्मोहन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। 3। आत्मा बंधन श्रृंखला पृथ्वी स्तर। दुर्स्वप्न आत्मा की नक्काशी पर बनी आकृति नक्काशी से नीचे उतरती है और अपने हाथ में पकड़ी श्रृंखला को लक्ष्य पर घुमाती है। प्रहार किए गए लक्ष्य की आत्मा उसके शरीर से बाहर खींच ली जाएगी। 4। रक्त कांटा गहन स्तर। इस रक्त कांटे में सीखने की क्षमता होती है। लक्ष्य का रक्त अवशोषित करने के बाद लक्ष्य को होने वाली क्षति में काफी वृद्धि होगी। 5। नाइटमेयर स्पिरिट पृथ्वी स्तर। नाइटमेयर स्पिरिट नक्काशी लगातार नाइटमेयर स्पिरिट उत्पन्न कर सकती है। इन नाइटमेयर स्पिरिट्स में मानसिक कौशल के अलावा अन्य हमलों के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है। नाइटमेयर स्पिरिट्स लक्ष्य की आत्मा को केवल क्षरण और क्षय ही पहुंचाती हैं। 6। यिन स्पिरिट ची गहन स्तर। नाइटमेयर स्पिरिट कार्विंग सामान्य ऊर्जा को अवशोषित करके उसे यिन स्पिरिट ची में परिवर्तित कर सकती है, जो नेदर सिस्टम के जीवों द्वारा अवशोषित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। नाइटमेयर स्पिरिट कार्विंग के कुछ हद तक भयावह कौशल विवरणों पर झांग झेंग हंस पड़ा। इस नेदर सिस्टम बीस्ट के कौशल वास्तव में पूरी तरह से उपयुक्त थे। भयावह, उसका पहला जानवर कंकाल और उसका दूसरा जानवर गुइफा फोवेंग घास दोनों ही काफी भयावह थे, इसलिए एक और जानवर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सूर्य परावर्तन राजा कमल और राजा रैंक की तुलना में इसके बगल में स्थित मियान साइलेट साउंड फिंच के लिए नाइटमेयर स्पिरिट कार्विंग की वर्तमान बोली काफी कम थी, केवल 4 मिलियन स्पिरिट कॉइन। झांग झेंग ने तुरंत अपनी बोली प्रक्रिया शुरू की और 48 लाख की रकम दर्ज की, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा देर तक खुश रह पाता, नाइटमेयर स्पिरिट कार्विंग की कीमत सीधे दोगुनी हो गई, जो 8 मिलियन स्पिरिट कॉइन तक पहुंच गई। क्या कोई अमीर और मूर्ख बड़ा आदमी इस होड़ में शामिल हो गया था? दोबारा देखने पर पता चला कि उसके बगल में मौजूद मियान साइलेट साउंड फिंच की कीमत पहले ही बढ़कर 9.8 मिलियन हो चुकी थी, और तभी झांग झेंग के दिल को थोड़ी राहत मिली। हालांकि ये कीमत पहले से ही उनकी सामर्थ्य से बहुत अधिक थी, यहाँ तक कि अगर वे अपनी सारी संपत्ति बेच भी देते, तब भी वे इसे वहन नहीं कर सकते थे। वो केवल अपना पैनल खोल सका और डेड के नाम से दर्ज खाते को एक संदेश भेज सका, डेड, अब आपके काम आने का समय है। दरवाजे के बाहर से खट 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 की आवाज आई। कुछ समय पहले ही किंग्यांग शहर से लौटे और कुनयू पर्वत पर वापस जाने की तैयारी कर रहे लुओ चेन को थोड़ी जिज्ञासा हुई। उनकी दुकान तो कभी खुली ही नहीं थी, तो भला कौन मिलने आया होगा। लुओ चेन ने मुक्सियन बार्ड ड्रैगन की ओर देखा, जिसके कान खड़े थे और वो सतर्कता से दुकान के प्रवेश द्वार की ओर देख रहा था। कर्मचारी मुंह, जाओ दरवाजा खोलो और ग्राहक का स्वागत करो। ठीक है। मुक्सियन बार्ड ड्रैगन ने अपने शरीर को हिलाया, फिर अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके दुकान का दरवाजा खोला, जिससे बाहर सादे कपड़ों में एक सुंदर महिला दिखाई दी। स्वागत है। मुक्सियन बार्ड ड्रैगन, एक कर्मचारी के समान आत्मा साधना करते हुए, द्वार को साफ करने के लिए एक तरफ हट गया। उस महिला ने एक फ्लड ड्रैगन को स्टोर कर्मचारी के रूप में काम करते देखकर कोई आश्चर्य नहीं जताया और शांत और स्वाभाविक व्यवहार के साथ स्टोर में प्रवेश किया। मुक्सियन बार्ड ड्रैगन की लंबी आकृति के दृश्य को अवरुद्ध न करने के कारण लुओ चेन ने भी आगंतुक की उपस्थिति देखी और कुछ आश्चर्य के साथ बोला, मिस लियांग, आप यहाँ क्यों हैं? मिस लियांग, लुओ चेन ने जिस महिला का जिक्र किया था,
वह कोई और नहीं बल्कि लियांग जिंगसी थी। लुओ चेन का सवाल सुनकर लियांग जिंगसी ने अपने होठों को सिकोड़ा और अपने बगल में स्थित पशु लोक से अभी अभी निकली जिक्सियाओ दिव्य तितली की ओर इशारा किया। भविष्यवाणी है ना, लुओ चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। चूंकि वह एक पुराना परिचित था, इसलिए लुओ चेन का सतर्क रवैया थोड़ा कम हो गया और उसके चेहरे पर तनाव का भाव आ गया। लियांग जिंगसी ने चुपचाप उस दुकान का निरीक्षण किया, जो मूल रूप से मायावी दुनिया की सुविधाओं के समान थी, सिवाय इसके कि यहाँ सभी पिंजरे एक ही आकार के थे, और ऐसा प्रतीत होता था कि जानवरों के आकार को किसी प्रकार के स्थानिक कौशल द्वारा सीमित किया गया था। चुपचाप देखते हुए उसने कहा, हमारे समझौते के अनुसार हमारे लियांग परिवार ने दुकानदार लुओ के लिए कई विशेष जानवर और सामग्रियां एकत्र की हैं। बात बस इतनी सी है कि दुकानदार इन्हें लेने नहीं आया और हमारे पास सामान की काफी कमी हो गई है। मेरे पास बिना बुलाए आकर इन्हें खुद पहुंचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए दुकानदार जी, मैं अपने अचानक आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। लुओ चेन ने अपना सिर हिलाया और लियांग जिंगसी को विश्राम क्षेत्र में बैठने के लिए आमंत्रित किया। लियांग जिंगसी ने जटिल पैटर्न वाले 4 संग्रहण कंगन निकाले। लुओ चेन ने एक नज़र में ही पहचान लिया कि हुआगुओ में वर्तमान में जारी किए जा रहे संग्रहण कंगनों में ये अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी के होंगे। लुओ चेन ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से चारों कंगनों का अवलोकन किया और वास्तव में पाया कि वे तरह तरह की विचित्र आध्यात्मिक सामग्रियों और कुछ बहुत ही दुर्लभ जीवों से भरे हुए थे। चारों कंगन स्वीकार करने के बाद लुओ चेन ने सोच विचार करते हुए कहा, मिस लियांग, आप सिर्फ ये सामान देने तो नहीं आई हैं ना? क्या आप कुछ और कहना चाहेंगी? वे काफी समय से संपर्क में नहीं थे और टर्मिनल पर भी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। लू चेन को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हो रहा था कि लियांग जिंगसी सिर्फ इन चीजों के लिए बिना बताए उससे मिलने आएगा, खासकर तब जब उसने अभी अभी अपनी दुकान दोबारा खोली थी। लियांग जिंगसी का भी उसे सस्पेंस में रखने का कोई इरादा नहीं था। कई मुलाकातों के बाद वह जान गई थी कि लुओ चेन को लंबी चौड़ी बातें करना या घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं था। इसलिए उसने सीधे कहा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या दुकानदार किंग बीस्ट के विकास के लिए कमीशन स्वीकार करता है? उन्नति, यह विकास नहीं है। उन्नति के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि जीव अगले चरण में प्रवेश कर जाए, उसकी नस्ल बदलती है या नहीं, यह अप्रासंगिक है। मिस लियांग, यह आपके लिए कोई कमीशन नहीं होना चाहिए, है ना? लुओ चेन ने गौर किया कि लियांग जिंगसी इस समय केवल राजा रैंक 3 के आसपास थी। इस समय उसे पदोन्नति के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं अपने दादाजी के लिए आया हूँ। उनका जीवनकाल समाप्त हो चुका है और सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं दुकानदार की दुकान पर ही अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ। लुओ चेन सोच में पड़ गया। वो लियांग जिंगसी के परिवार के जटिल रिश्तों से अनजान था और उसने बस दादा पोती के बीच गहरे स्नेह को समझा। इसलिए कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, ठीक है, उसे और उसके जानवर को कल इसी समय यहाँ ले आना। लुओ चेन की बातें सुनकर लियांग जिंगसी की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी, हालांकि यह अनुमानित परिणाम से बहुत अलग नहीं थी। हालांकि शब्दों में थोड़ा अंतर था। उदाहरण के लिए, भविष्यवाणी में लुओ चेन को कहना चाहिए था, कल अपने दादाजी को बुलाओ और मैं देखूंगा कि क्या उनका जानवर विकसित हो सकता है। तो इससे ये भी पता चला कि पूर्व ज्ञान की क्षमता 100% सटीक नहीं थी, अन्यथा ये केवल पृथ्वी स्तरीय क्षमता नहीं होती। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद लुओ चेन ने एक और प्रश्न पूछा, क्या आपके दादाजी को रूल्स की समझ है? अन्यथा भले ही उनका जानवर उन्नत हो जाए, यह जरूरी नहीं कि वो वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर बन जाए। लियांग जिंगसी ने सिर हिलाया। हाँ, दादाजी ने बचपन में ही नदी के लिए लिखे गए 2 प्रतीकों को समझ लिया था। अच्छा, तो उसे कल ले आओ, मैं विशिष्ट स्थिति का जायजा लूंगा। ये कहने के बाद लुओ चेन की निगाहें लियांग जिंगसी की ओर मुड़ गईं, मानो वह स्पष्ट रूप से पूछ रहे हों, क्या कुछ और है? यदि नहीं, तो कृपया चले जाइए। ये पहली बार था जब कोई युवक उसके साथ अधिक समय बिताने को तैयार नहीं था। लियांग जिंगसी को अंदर से कुछ अनोखा सा महसूस हुआ। उसने अपना गला साफ किया। मुझे दुकानदार लुओ को याद दिलाना है कि इन 2 दिनों में आपको कुछ छोटी मोटी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मामूली परेशानी, यानी
हो सकता है कि आप पत्रकारों से घिरे हों और उनका पीछा कर रहे हों, और ऐसा लगता है कि आपको ये खास पसंद नहीं है। लुओ चेन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने गंभीरता से पूछा, कब? लियांग जिंगसी की आंखों में बैंगनी चमक और तेज हो गई, मानो वह उस जानकारी की तलाश कर रही हो जो लुओ चेन ने मांगी थी। कल सुबह से इस दुकान को पत्रकारों ने घेरना शुरू कर दिया होगा। ये खबर सुनकर लुओ चेन का चेहरा वाकई थोड़ा बिगड़ गया। लियांग जिंगसी के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था, इसलिए इस खबर की सत्यता 80% से अधिक थी। ऐसा लग रहा था कि वह अगले 2 दिनों तक इस दुकान में नहीं रह सकता, इसलिए लुओ चेन ने लियांग जिंगसी से पूछना जारी रखा, वे इसे कब तक बंद रखेंगे? कौन जानता था, इस बार लियांग जिंगसी ने अपना सिर हिलाया। मुझे अंत दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इसका मतलब ये था कि यह अनिश्चित काल के लिए था? क्या ये पत्रकार इतने आलसी हैं? अरे रुकिए, लगता है कि जिन्हें आप तीसरा वरिष्ठ भाई कहते हैं, वे इस समस्या को हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आह! इस क्षण लियांग जिंगसी दर्द से चीख पड़ी और उसकी आंखों से खून की 2 धारें बहने लगीं। उसके कोमल चेहरे के साथ मिलकर उसमें एक विचित्र मोहक सुंदरता झलक रही थी। लुओ चेन को उसके शब्दों में छिपे समाधान पर खुशी मनाने का समय नहीं मिला। ये दृश्य देखकर उसने तुरंत एक औषधीय सुगंध वाली घाटी राजा की लिली निकालकर उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद लियांग जिंगसी के चेहरे पर लगे खून के धब्बे गायब हो गए और उसकी खुली हुई आंखों में आध्यात्मिक प्रकाश लौट आया। धन्यवाद, दुकानदार लुओ। ये दुर्घटना मेरे सवाल की वजह से हुई। क्या इसमें कोई बड़ी समस्या है? कोई बात नहीं, मैं अगले कुछ दिनों तक भविष्य देखने की क्षमता का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, इस बार अगर तुम्हारे दादाजी का जानवर विकसित हो सकता है, तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से अच्छी छूट दूंगा, लुओ चेन ने उदारतापूर्वक कहा। लियांग जिंगसी ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, दुकानदार लुओ। मुझे कोई और काम नहीं है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। ठीक है, मैं आपको विदा नहीं करूंगा। मुक्सियन फ्लड ड्रैगन, अतिथि को बाहर तक छोड़ दो। उसने मुक्सियन बार्ड ड्रैगन को लियांग जिंगसी को दरवाजे तक पहुंचाने की व्यवस्था की। लुओ चेन ने मदद की गुहार लगाते हुए एक संदेश लिखा और उसे ली वेनहाउ को भेज दिया। चेन लुओ, तीसरे वरिष्ठ भाई, क्या आपके पास पत्रकारों से छुटकारा पाने का कोई तरीका है जो मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे रोक रहे हैं? कुछ ही समय बाद ली वेनहाउ ने जवाब दिया, और उनके जवाब की गति देखकर लुओ चेन को शर्मिंदगी महसूस हुई। ली वेनहाउ, तीसरा वरिष्ठ भाई, अब जाकर तुम्हें अपने वरिष्ठ भाई की याद आई। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी दुकान चलाने पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कितना दबंग लहजा है। हालांकि यह थोड़ा अटपटा था, लेकिन जब इस तरह का व्यवहार खुद नायक के साथ किया जा रहा था, तो अप्रत्याशित रूप से यह कुछ हद तक सुकून देने वाला क्यों लगा। चेन लुओ, धन्यवाद, तीसरे वरिष्ठ भाई। कुछ दिनों में मैं आपको कुछ ऐसे जानवर भेजूंगा जो आपको निश्चित रूप से पसंद आएंगे। ली वेनहाउ, तीसरा वरिष्ठ भाई, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मायावी दुनिया में ली वेनहाउ ने इस संदेश का जवाब देने के बाद 1000 मायावी बार्ड ड्रैगन की बोली कीमत में खुशी खुशी 1 और 10 लाख स्पिरिट कॉइन जोड़ दिए। एक अन्य समानांतर चेन्यांग पेटस्टो में चांग ग्वेहेंग ने 1000 मायावी बार्ड ड्रैगन की कीमत में फिर से वृद्धि देखकर अपनी भौहें सिकोड़ी। आज उसका सामना एक प्रतिद्वंद्वी से हुआ था, राजा श्रेणी के जानवर की कीमत के सामने। 1000 इल्यूजन फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट कॉइन की कीमत पहले ही 30 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। हालांकि जब पैसे की बात आती थी, तो चांग ग्वेहेंग कभी किसी से नहीं डरता था, इसलिए उसने मूल कीमत में 5 मिलियन स्पिरिट कॉइन और जोड़ दिए। 1000 मायावी बार्ड ड्रैगन की कीमत में अचानक हुई भारी वृद्धि को देखकर ली वेनहाउ का चेहरा भी गंभीर हो गया। दिलचस्प बात यह है कि कोई वास्तव में उससे 1000 मायावी बार्ड ड्रैगन छीनना चाहता है। लुओ चेन को स्वाभाविक रूप से मायावी दुनिया में क्या हो रहा था, इसकी जानकारी नहीं थी। लियांग जिंगसी के जाने के कुछ ही समय बाद लुओ चेन भी दुकान से निकल गया। पीछे छूट गई मुशिंग जियाओ अभी भी उसी स्थान पर खड़ी थी, थोड़ी उलझन के साथ सोच रही थी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। क्या मुझे पालतू जानवरों का परिचय कराना, उन्हें बेचना और प्रदर्शन में सुधार करना नहीं चाहिए था? मैं चौकीदार कैसे बन गया?
हालांकि लियांग जिंगसी और लुओ चेन के चले जाने के बाद मुशिंग जियाओ ने दोबारा खिड़की से बाहर नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपना ध्यान अपने नए पसंदीदा स्थान टर्मिनल पर केंद्रित कर लिया। लुओ चेन दुकान से निकलने के बाद कुन यू पर्वत पर वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वो उसी तल पर चलते हुए अन्य दुकानों की ओर बढ़ गया। वो एक परिचित दुकान, भव्य कॉस्मोस स्पेस स्टोर के सामने रुक गया। लियू कांग हाई दुकान के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, अपने हाथ में पकड़े टर्मिनल को असमंजस भरे भाव से देख रहा था, मानो वह लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। मास्टर लियू को इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। अचानक उस युवक की आवाज सुनाई दी, जिससे लियू कांगहाई चौंक गया। घबराहट में लुओ चेन ने देखा कि लियू कांगहाई का टर्मिनल अभी भी उसके साथ चैट इंटरफेस पर था। एक संदेश पहले से ही तैयार था लेकिन अभी तक भेजा नहीं गया था। हालांकि वह संदेश की सटीक सामग्री को समझ नहीं पाया, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि शायद उसमें पूछा गया था कि क्या वह अभी भी आ रहा है। इससे लुओ चेन को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। लियू कांगहाई का डर क्षणिक था। अपने बगल में लुओ चेन को देखकर उसने तुरंत मुस्कुराने का चेहरा बना लिया। देर नहीं हुई, बिल्कुल भी देर नहीं हुई। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही निकला हूँ। अच्छा हुआ कि यंग मास्टर लुओ आ गए हैं। क्या अब हम चलें? लुओ चेन ने सिर हिलाया और लियू कांगहाई के साथ दुकान की दूसरी मंजिल की ओर चल दिया। किसे पता था कि मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही उनका सामना एक अनचाहे मेहमान से होगा। वो एक दुबले पतले चेहरे और कसे हुए होठों वाला युवक था। वह देखने में सुंदर था, लेकिन उसके हाव भाव से कठोर स्वभाव का आभास होता था। वह सीढ़ियों से नीचे आया, उसकी निगाहें लियू कांगहाई पर टिकी हुई थीं। अंकल लियू, आपसे यहाँ मिलना कितना बड़ा संयोग है। मेरे पालतू जानवर को कुछ परेशानी हो रही है। क्या आप कृपया एक बार देख लेंगे? हालांकि उन्होंने विनम्र शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन उनके शब्दों में शिष्टाचार का कोई अंश नहीं था। लियू कांगहाई ने जियांग हुए युआन की ओर देखा, जो उनका रास्ता रोककर उसे नीचा दिखा रहा था, और उसकी आंखों में नापसंदगी और अधीरता की एक झलक दिखाई दी। युवा स्वामी हुए युआन, अगर मुझे सही याद है, तो आपके पालतू जानवर की देखभाल हमेशा से स्वामी जियांग चेन ही करते आए हैं। अगर कोई समस्या हो, तो आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए। जियांग हुए युआन उसके बगल में रेलिंग से टिक गया, और तभी एक काला सांप, जिसके शरीर से धूसर धुंध निकल रही थी, सीढ़ियों पर प्रकट हुआ और पहले से ही चौड़े रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। चाचा लियू, क्या मेरे दूसरे चाचा आजकल बहुत व्यस्त नहीं हैं? जियांग परिवार के मुख्य पशुपालक होने के नाते, आप मुख्य जियांग परिवार के किसी सदस्य के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे, है ना? जब वह बोल रहा था, जियांग हुए युआन की आंखें सिकुड़ गईं, मानो कोई जहरीला सांप सचमुच अंधेरे में घात लगाकर अपने शिकार को देख रहा हो। युवा स्वामी हुए युआन, मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन अभी मुझे एक अतिथि की सेवा करनी है। क्या हम आपके पालतू जानवर की जांच के लिए कोई और समय तय कर सकते हैं? अतिथि। तभी जियांग हुए युआन ने देखा कि लुओ चेन पास में खड़ा है और उसने अपनी पैनी नजर उस पर डाली। ये किसका छोटा मालिक है, जिसे हमारे जियांग परिवार के मुख्य पशुपालक ने व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करने के लिए कहा है? यहाँ तक कि मेरे पालतू जानवर को देखने का भी समय नहीं है। जियांग हुए युआन, मैं आपको युवा स्वामी कहकर संबोधित करता हूँ, लेकिन आप मुझे नौकर की तरह व्यवहार करने की हिम्मत न करें जिसे आपका जियांग परिवार अपनी मर्जी से आदेश दे सके। कॉस्मोस स्पेसस्टो में मुख्य पशुपालक के रूप में मेरा पद है। आमतौर पर, यंग लेडी लियू के सम्मान में, मैं आपके जियांग परिवार के सदस्यों को पालतू जानवर पालने में मदद करता हूँ, बस इतना ही। अब आप मेरे मेहमान के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। लगता है कि पुराने मालिक के देहांत के बाद से जियांग परिवार असहनीय होता जा रहा है। अब से, यदि जियांग परिवार का कोई भी सदस्य मुझसे पालतू जानवर पालने की इच्छा रखता है, तो कृपया उचित प्रक्रियाओं के अनुसार अपॉइंटमेंट लें। कृपया ये संदेश यंग मास्टर हुए युआन को पहुंचा दें। इसके साथ ही, अज्ञात स्थान से प्रकट हुई एक विशाल शक्ति ने उनके रास्ते में बाधा बन रहे उस विशालकाय सांप को मुख्य हॉल में फेंक दिया। एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जो काफी दर्दनाक थी, लेकिन इमारत बहुत मजबूत थी। फिर भी, फर्श को कोई नुकसान नहीं हुआ, और पास में मौजूद लू चेन को केवल हल्का सा कंपन महसूस हुआ।
मुख्य हॉल में सांप फेंकने के बाद लियू कांगहाई ने जियांग हुए युआन के बदलते भावों की ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने चुपचाप खड़े लुओ चेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यंग मास्टर लुओ को एक तमाशा दिखाया है, कृपया ऊपर जाइए। लुओ चेन ने काले सांप की जानकारी पर आखिरी नजर डाली और फिर लियू कांगहाई के पीछे पीछे ऊपर चली गई। हालांकि जियांग हुए युआन के पास से गुजरते हुए लुओ चेन ने उस व्यक्ति को अजीब नजरों से देखा, ये सोचते हुए कि क्या ये व्यक्ति इसे चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। जब वह पहली बार आया था तो वह बहुत घमंडी था, यह उसका स्वभाव नहीं लग रहा था। हालांकि यह थोड़ा अजीब था, शायद यह आदमी वास्तव में उस तरह का व्यक्ति था जो बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से कमजोर था, और वह डर गया और हार मान गया। लुओ चेन और लियू कांगहाई के सीढ़ियों के कोने से ओझल हो जाने के बाद ही नीचे मुख्य हॉल में मौजूद कुछ परिचारकों ने जियांग हुए युआन के पास जाने की हिम्मत की। युवा स्वामी, क्या मास्टर लियू को इतनी जल्दी नाराज करना कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? जियांग हुए युआन के चेहरे पर फिर से शांति छा गई। समय बिल्कुल सही है, इस मुखिया पद को त्याग देना चाहिए और मेरे दूसरे चाचा को इसे ग्रहण करना चाहिए। ये खबर सामने आने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि जियांग परिवार में कितने लोग अभी भी उस छोटी बच्ची का समर्थन करेंगे। ठीक है, तुम यहीं पहरा देते रहो और मुझे कोई भी नई जानकारी देते रहना। बोलते बोलते उन्होंने परिचारक को एक चांदी सफेद रंग का कार्ड सौंप दिया। कर्मचारी ने इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया और तुरंत ही आदरपूर्वक उत्तर दिया। जियांग हुए युआन ने जमीन पर लेटे हुए मरने का नाटक कर रहे काले सांप को हाथ हिलाकर इशारा किया। काला सांप तेजी से मुड़ा, आसानी से जियांग हुए युआन के सामने सरक गया और फिर उसके पालतू स्थान में वापस चला गया। दरअसल वह अब भी उस युवक की पहचान को लेकर थोड़ा असमंजस में था, जिसकी वजह से बूढ़े लियू कांगहाई ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। हालांकि उसका राजधानी के किसी भी प्रमुख परिवार के युवा सरदारों से कोई संबंध नहीं था। उसे लगा कि यह किसी दूसरे शहर का कोई नौजवान मालिक ही हो सकता है। अगर ऐसा होता तो मामला और भी आसानी से सुलझ जाता। राजधानी में परिवारों की विशिष्टता को देखते हुए दूसरे शहरों के परिवारों के प्रवेश की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। ये सोचकर जियांग हुए युआन बिना किसी मानसिक बोझ के कॉस्मो स्पेस स्टोर से निकल गया। लुओ चेन और लियू कांगहाई दूसरी मंजिल पर गए और आखिरी दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो वे एक विशाल हॉल में थे। जिस हॉल में वे थे उसके अलावा अन्य हॉल भी थे जो अलग अलग दिशाओं में जाते हुए प्रतीत हो रहे थे। लियू कांगहाई के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए कई मोड़ों के बाद लुओ चेन अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गया, एक खूबसूरती से निर्मित जल मंडप। यहाँ जियांग लियू, जिससे वह पहले एक बार मिल चुका था, चुपचाप इंतजार कर रही थी। हालांकि लुओ चेन को देखते ही उसकी आंखों में उमड़ती भावनाएं दिखाई देने लगी। वह बाहर से जितनी शांत दिख रही थी उतनी शांत बिल्कुल नहीं थी। जियांग लियू ने अपनी घबराहट को दबाते हुए उठकर लुओ चेन के लिए एक कप गर्म चाय डाली। युवा स्वामी लुओ, कृपया बैठिए। युवा स्वामी लुओ, लुओ चेन के लिए ये संबोधन कुछ नया था। वह शालीनता से बैठ गया और चाय के प्याले से एक छोटी सी घूंट ली। इसका स्वाद वाकई उसकी अपनी दुकान की चाय से कहीं बेहतर था। इसे पीने के बाद भी उसके मुंह में इसकी खुशबू बनी रही। काफी देर तक खुद को रोके रखने के बाद लुओ चेन ने केवल इतना ही कहा, अच्छी चाय है। जियांग लियू ने धीरे से मुस्कुराया, उसकी आंखों में दिख रही उत्सुकता काफी हद तक कम हो गई और उसके आसपास का वातावरण अधिक शांत हो गया। चाय का कप नीचे रखते हुए लुओ चेन ने अपने पालतू स्थान से अब ठीक हो चुके वर्ड साउंड किंग शेल को निकाला और उसे अपने बगल में एक खाली जगह पर रख दिया। जियांग लियू और लियू कांगहाई का ध्यान तुरंत जमीन पर पड़े वर्ड साउंड किंग शेल की ओर आकर्षित हुआ। जब वे दोनों वर्ड साउंड किंग शेल की जांच कर रहे थे तब लुओ चेन आखिरकार अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करने पर ध्यान केंद्रित कर सका। पहली बात तो यह है कि जिस मंडप में वह था वह किसी तालाब के ठीक बीच में स्थित प्रतीत होता था। इसे तालाब कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, ये तो एक झील जैसा अधिक था। चारों ओर सफेद जेड कमल की जड़ के पौधे उगाए जाते थे, जिन्हें अपेक्षाकृत मूल्यवान तृतीय श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु माना जाता था।
यहाँ का वातावरण सुव्यवस्थित प्रतीत होता था, जिससे उपयुक्त तापमान बना रहता था, इसलिए कमल के फूल पूरी तरह खिले हुए थे। दूर से देखने पर कोई वास्तव में आकाश की ओर बढ़ते हुए कमल के पत्तों, अंतहीन हरे रंग और सूर्य की किरणों से सराबोर अद्वितीय लाल रंग के कमल के फूलों के शानदार दृश्य की सराहना कर सकता है। इसके अलावा इन कमल के पत्तों के नीचे ऐसा प्रतीत होता था कि और भी जलीय जीव रहते हैं। सुनहरे, काले या सफेद रंग की आकृतियां पल भर के लिए पत्तों के नीचे चमकती और फिर गायब हो जाती। उन्होंने अपना पूरा रूप नहीं दिखाया और इतनी जल्दी गायब हो गए कि लुओ चेन को उनकी जानकारी पर गौर करने का समय भी नहीं मिला। कुछ क्षण बाद जियांग लियू और लियू कांग हाई ने वर्तमान वर्ल्ड साउंड किंग शेल की जानकारी का अवलोकन पूरा कर लिया था। जियांग लियू धीरे धीरे खड़ी हुई, फिर झील की ओर मुड़ी और अपने हाथों को धीरे से अपने सामने फैला दिया। मंडप में मौजूद वर्ल्ड साउंड किंग शेल से दर्जनों गुना बड़ा एक शंख के आकार का पालतू जानवर झील पर प्रकट हुआ। न केवल आकार में अंतर था, बल्कि इस पालतू जानवर को, जिसे स्पष्ट रूप से जियांग लियू ने अपने पालतू जानवरों के स्थान से बुलाया था, उसके शरीर की सतह के दोनों सिरों पर तंबू जैसी दो संरचनाएं थीं। शंख की सतह पर रंगीन छोटे पत्थरों या मोतियों और रत्नों की एक परत भी थी जो मजबूती से उस पर जड़ी हुई थी, और जब उन पर प्रकाश पड़ता था तो वे एक चमकदार रोशनी को प्रतिबिंबित करते थे। जाति, मायावी ध्वनि बंजर शून्य खोल। रैंक, जंगली जानवर 2 सितारा। प्रकार, मानसिक प्रकार, स्थानिक प्रकार, ध्वनि प्रकार। स्थिति, मानसिक आघात, कौशल जारी नहीं किया जा सकता। योग्यता, उत्तम। कौशल 1, अंतरिक्ष विस्तार पृथ्वी स्तर। 2, मृगतृष्णा गहन स्तर। 3, स्पेस कंप्रेशन गहन स्तर। 4, मिराज साउंड प्रोफाउंड टियर। 5, दुश्मन द्वारा लॉक किया गया स्थान पृथ्वी स्तर। 6, ध्वनि तरंग गहन स्तर। 7, मायावी ध्वनि क्षेत्र पृथ्वी स्तर क्षेत्र कौशल, मायावी ध्वनि बंजर शून्य आवरण एक क्षेत्र खोलता है, जिससे ध्वनि के प्रसार में तेजी आती है। इस क्षेत्र के भीतर कौशल का उपयोग किया जाता है और लक्ष्यों पर हमला करने के लिए यादृच्छिक रूप से ध्वनि तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, जबकि यह क्षेत्र भ्रम भी पैदा करता है। क्या ये हमले असली हैं या नकली? क्या आप अंतर बता सकते हैं? 8, आत्मा मायावी तंतु गहन स्तर मायावी ध्वनि बंजर शून्य कवच पर मौजूद 2 तंतु अत्यंत दृढ़ होते हैं और अनेक कार्य संपन्न करने में इसकी सहायता कर सकते हैं। ये तंतु कटने के बाद पुनः उग सकते हैं। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। लुओ चेन ने अभी अभी उस कवच की जानकारी पर एक नजर ही डाली थी कि जियांग लियू के शरीर से एक अदृश्य लहर फैल गई। कुछ ही समय बाद पानी की सतह पर कमल के पत्तों के बीच पानी की छोटी छोटी धाराएं उठने लगी, और फिर लगभग 2 मीटर आकार के कई शून्य ध्वनि राजा के शंख कमल के पत्तों के बीच प्रकट हुए। लुओ चेन ने चारों ओर नजर घुमाई और अनुमान लगाया कि उनकी संख्या कम से कम कई 100 होगी। बेशक उनमें से अधिकांश वर्ल्ड साउंड किंग शेल थे, जिनमें उनके पूर्व विकासवादी रूप वर्ल्ड साउंड किंग शेल के कुछ नमूने भी शामिल थे। उन्होंने कुछ लोगों को देखा और पाया कि उन सभी की स्थिति एक समान रूप से मानसिक आघात से ग्रस्त थी, जिससे वास्तव में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि यह एक नस्लीय बीमारी प्रतीत होती थी। जियांग लियू ने लुओ चेन की ओर मुड़ते हुए अपनी आंखों में शर्मिंदगी और उम्मीद का भाव लिए हुए कहा, युवा स्वामी लुओ, क्या इतने सारे वर्ल्ड साउंड किंग शेल पर मौजूद बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? ये देखकर लुओ चेन चुप नहीं बैठ सका। वो खड़ा हो गया, सबसे बड़े मायावी ध्वनि बंजर शून्य खोल को देखा और कुछ जिज्ञासा से पूछा, मिस जियांग, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उन पर यह अजीबोगरीब अवस्था किस कारण से उत्पन्न हुई है? यह जियांग लियू के चेहरे पर कुछ झिझक दिखाई दी। लुओ चेन ने उसके चेहरे पर चिंता का भाव देखा, मानो उसके पास कोई अनकहा रहस्य हो। अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं। बात बस इतनी है कि मैंने पहले कभी इस तरह का नस्लीय मानसिक आघात नहीं देखा था, इसलिए मुझे जिज्ञासा हुई और मैंने एक अतिरिक्त प्रश्न पूछ लिया। जियांग लियू ने धीरे से आह भरी और कहा, ये कुछ भी नहीं है, वास्तव में यह मेरी प्रतिभा मानसिक संघनन के कारण है। ये प्रतिभा मुझे अपने परिवेश से बिखरी हुई मानसिक प्रकार की ऊर्जा को लगातार अवशोषित करने की अनुमति देती है, और यह मेरी स्वयं की मानसिक प्रकार की ऊर्जा को लगातार मजबूत करती है। लेकिन बचपन से ही मैं इस प्रतिभा को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता था।
जब मैं वाइल्ड रंक पर पहुंचा, तो ये प्रतिभा बेकाबू हो गई और मेरे आसपास से मानसिक प्रकार की ऊर्जा को अनियंत्रित रूप से अवशोषित करने लगी। उस समय संपूर्ण शून्य ध्वनि राजा कवच जाति ने बोझ साझा किया, जिससे मेरी प्रतिभा को पूरी तरह से शांत होने का मौका मिला। जियांग लियू के शब्द संक्षिप्त थे, लेकिन उसने लुओ चेन को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानना चाहता था। हालांकि उसने अपनी प्रतिभा की क्षमताओं के विवरण को छोड़ दिया, जाहिर तौर पर उसे अभी भी लुओ चेन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। लुओ चेन को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसे जियांग लियू पर भरोसा भी नहीं था। उसे बस ये जानने की उत्सुकता थी कि उसके शिक्षक ने ऐसी महिला को अपना अधीनस्थ क्यों नियुक्त किया है। लुओ चेन ने विशिष्ट विवरणों के लिए जोर नहीं दिया। 2 बार मिलने वाले अजनबी होने के नाते उचित सीमाएं बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण था। मास्टर लियू, आप भी एक प्रजनक हैं। मैं आज आपको उपचार औषधि बनाने की विधि बताऊंगा और इसका परिणाम कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। बुलाए जाने पर लियू कांगहाई एकदम चौकन्ना हो गया और उसने लुओ चेन की ओर देखा। ये सुनकर कि लुओ चेन उसे औषधि बनाना सिखाएगा, उसके चेहरे पर उत्साह झलक उठा। उन जैसे पशुपालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात विभिन्न पालतू जानवरों का विकास पथ और साथ ही उनका अनूठा ज्ञान था। वह हकलाते हुए बोला, मास्टर लुओ, यह शायद उतना अच्छा न हो। लुओ चेन ने सिर हिलाते हुए शांत भाव से कहा, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, बशर्ते आप इसे न फैलाने का वादा करें। अच्छा अच्छा, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे बिल्कुल नहीं फैलाऊंगा। लियू कांगहाई ने अपना दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए लगभग अपने दोनों हाथ और पैर ऊपर उठा लिए। सुनहरी लकड़ी की शाखाओं को परिष्कृत करके रस निकालें, 30 बूंदें लें। हरी आध्यात्मिक घास की जड़ों को लें, उन्हें परिष्कृत करके रस निकालें, 10 बूंदें लें। फिर इन रसों को 75 डिग्री के तापमान पर मिलाएं। इस तरह एक वॉर्ड साउंड किंग शेल के लिए उपचार औषधि तैयार है। लुओ चेन ने 1 दर्जन से अधिक सामग्रियों के नाम गिनाए, और यह प्रक्रिया कुछ हद तक नीरस और उबाऊ थी। लियू कांगहाई ने पानी में मौजूद असंख्य वॉर्ड साउंड किंग शेल को देखा और अचानक उसे समझ में आ गया कि लुओ चेन उसे यह विधि सिखाने के लिए क्यों तैयार था। 1 सप्ताह तक इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद, अगर कोई असर नहीं होता है, तो आप दोबारा मेरे पास आ सकते हैं। लियू कांगहाई ने देर से सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा अच्छा। अगर और कोई चारा न हो तो कृपया मास्टर लियू, मुझे वापस ले चलो। जियांग लियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे करने दीजिए। अंकल लियू, आप यहीं रहिए और उनके लिए औषधि तैयार कीजिए। लियू कांगहाई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। उसे कौन ले गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और लुओ चेन ने कुछ नहीं कहा। जिस रास्ते से वे आए थे, उसी रास्ते से लौटते हुए लुओ चेन को थोड़ा अजीब लगा। रास्ते में उन्हें कोई और नहीं मिला और रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान था। युवा स्वामी लुओ, आज से अगले 10 वर्षों तक लियू आपकी अधीनस्थ रहेंगी। क्या आप लियू के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं? मिस जियांग, वे वॉर्ड साउंड किंग शेल अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। आप वास्तव में थोड़ा और इंतजार कर सकती हैं। क्या यंग मास्टर द्वारा लाया गया पहला वॉर्ड साउंड किंग शेल पहले से ही ठीक नहीं हो गया था? मुझे यंग मास्टर लुओ की क्षमता पर पूरा भरोसा है। तुम दूसरों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हो, लुओ चेन ने मन ही मन सोचा। असल में वह आज जियांग लियू के लिए एक उपयुक्त नौकरी ढूंढने आया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस जियांग को दुकान खोलने में कोई रुचि या अनुभव है। दुकान खोलना चाहते हो? जियांग लियू ने थोड़ा सोचा, अपनी चलने की गति थोड़ी धीमी की, फिर पूछा। मुझे आश्चर्य है कि यंग मास्टर किस तरह की दुकान की बात कर रहे हैं। अगर यह पालतू जानवरों की दुकान है, तो मुझे वास्तव में कुछ अनुभव है। लुओ चेन ने भी अपनी चाल थोड़ी धीमी कर ली और मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल इसका पालतू जानवरों की दुकान से कुछ संबंध है। इसे पालतू जानवरों की ग्रूमिंग की दुकान माना जाना चाहिए। जियांग लियू के चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखाई दी। युवा मालिक ऐसी दुकान क्यों खोलेंगे? मेरे पास एक बेहद खास पालतू जानवर है, जो इस मामले में काफी अनोखा है, इसलिए उसकी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए मैं केवल उसके लिए एक दुकान खोल सकता हूँ। जियांग लियू ने अपने चेहरे के भावों को संयमित करते हुए खुद को अधिक स्वाभाविक दिखाने की कोशिश की। जैसा कि छोटे मालिक ने तय किया है, मैं स्वाभाविक रूप से जाकर एक दुकान खोल सकती हूँ।
दुकान खोलना ठीक लग रहा था। इस तरह शायद वो लुओ चेन से दूर रह पाएगी और हर दिन उसके आदेशों का पालन करने से बच सकेगी। अच्छी बात है। लुओ चेन ने एक काला कार्ड निकाला। ये बिना पासवर्ड वाला स्टोरेज कार्ड है और इसमें 50 मिलियन स्पिरिट कॉइन हैं। क्या इससे दुकान के लिए उपयुक्त जगह मिल पाएगी? दुकान खरीदना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक व्यस्त इलाके में दुकान के लिए 10 साल का किराया देने के लिए ये रकम काफी है। मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। वे दोनों उस टेलीपोर्टेशन हॉल में लौट आए जिसमें वे प्रवेश कर चुके थे, और प्रकाश की एक चमक के साथ कॉस्मोस्पेस स्टोर की दूसरी मंजिल पर स्थित गलियारे में प्रकट हुए। जैसे ही वे दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे, रास्ते में मिले सभी परिचारकों ने सम्मानपूर्वक उन दोनों को नहीं, केवल जियांग लियू को प्रणाम किया। ये दृश्य मुख्य पशुपालक लियू कांगहाई का सामना करने की तुलना में कहीं अधिक सम्मानजनक प्रतीत हुआ। अच्छा, जब आपको कोई उपयुक्त दुकान मिल जाए, तो मैं पालतू जानवर को आपके पास ले आऊंगा। कॉस्मोस्पेस स्टोर के प्रवेश द्वार पर लुओ चेन ने जियांग लियू के उसे आगे ले जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इतना कहकर वह गलियारे में दूर जाकर गायब हो गया। जियांग लियू ने लुओ चेन को जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, लगता है उसके साथ घुलना मिलना काफी आसान है। ये 10 साल ज्यादा मुश्किल नहीं होने चाहिए। पृथ्वी तारा की पश्चिमी दुनिया। एक समतल और विशाल चौक में भारी भीड़ जमा हो गई थी। लिंग या उम्र की परवाह किए बिना चौक में स्थित विशाल प्रतिमा को सभी ने श्रद्धापूर्वक देखा। इस मूर्ति का निर्माण एक विचित्र तरीके से किया गया था। चौक में आप इसे किसी भी दिशा से देखें, ये हमेशा सीधे आपकी ओर ही मुख करके खड़ी होती थी। ये प्रतिमा लगभग 200 मीटर ऊंची थी और इसकी कमर पर 3 जोड़ी बेदाग सफेद पंखों वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जोश से भरा भाषण दे रहा था। ये देखते हुए कि 2 पंख राजा रैंक, 4 पंख जंगली रैंक और 6 पंख स्टार रैंक को दर्शाते हैं, ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्टार रैंक का पशु प्रशिक्षक या मानव था। जब उनके शब्दों का हुआगुओ भाषा में अनुवाद किया गया, तो उन्हें समझना मुश्किल नहीं था। स्वर्ग में विराजमान पिता अपने लोगों को इस भीषण शीत आपदा से पीड़ित होते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से मुझे अपना संदेश देने का आदेश दिया है। अपनी सच्ची आस्था अर्पित करो और तभी स्वर्ग और मानव जगत के बीच का मार्ग खुल सकता है, जिससे प्रकाश और परोपकार के प्रतीक देवदूत तुम्हारे पास आ सकें। मानो उनके शब्दों की पुष्टि करते हुए उनके पीछे स्थित मूर्ति से एक कोमल प्रकाश निकला और फैल गया। ये प्रकाश प्रकट हुआ और बाहर की ओर फैल गया, जिससे वास्तव में दुनिया को ढके हुए हवा और बर्फ दूर हो गए और ऊपर घने बादलों में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। लंबे समय से अनुपस्थित सूर्य की रोशनी छेद से होकर नीचे आ रही थी, जो सीधे चौक में मौजूद उत्साही भीड़ पर पड़ रही थी। उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपने चेहरे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए ऊपर उठाए, मानो ये प्रकाश वास्तव में उनके पवित्र भगवान से आ रहा हो। हवा में 6 पंखों वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति नीचे मौजूद भीड़ के प्रदर्शन को संतुष्टि से देख रहा था और उसने अपने हाथ से एक इशारा किया। वर्ग के किनारे से 6 आकृतियां उड़कर ऊपर उठी, जिनमें से प्रत्येक के केवल 2 जोड़ी पंख थे और प्रत्येक के हाथ में एक चौड़ी, मोटी पवित्र तलवार थी। एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उनके हाथों में मौजूद पवित्र तलवारों ने एक साथ नीचे की ओर प्रकाश की एक पतली किरण छोड़ी, जो जमीन पर पहुंचने पर सभी दिशाओं में फैल गई। जब तक कि चौक का पूरा मैदान पवित्र प्रकाश से नहा नहीं गया, और फिर ये प्रकाश धीरे धीरे भीड़ के पैरों के साथ ऊपर की ओर फैल गया। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग बेहद आनंदित दिखाई दिए, मानो वे अपने जीवन के सबसे खुशी भरे पल का अनुभव कर रहे हों। लेकिन कुछ लोग पीड़ा से चीख पुकार मचा रहे थे, मानो वे मानव जगत की सबसे दर्दनाक सजा भुगत रहे हों। उनके पीछे सिमटते हुए आनंदमय, निर्मल और भव्य पंखों के लिए, पीड़ा के लिए, वे धीरे धीरे आत्मसात हो गए और उनके पैरों से ऊपर की ओर निकलने वाले प्रकाश में विलीन हो गए। विश्वासी मेरे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और पवित्र फरिश्ते बनेंगे, विधर्मी निश्चय ही मेरे प्रभु के दंड का भागी होंगे और अनंत नरक में डाल दिए जाएंगे। हालांकि सुखी और दुखी दोनों ही अल्पसंख्यक थे, जिनकी कुल संख्या कुल जनसंख्या के 10वें हिस्से से भी कम थी। तभी चौक की जमीन से प्रकाश की एक चकाचौंध भरी किरण सीधी ऊपर की ओर उठी, मानो आकाश को भेदने जा रही हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र मंत्र गूंजता हुआ प्रतीत हुआ, और फिर
प्रकाश की किरण पर केंद्रित होकर हवा में एक दरार सचमुच खुल गई। फिर दरार बढ़ती ही गई, अंततः लगभग 1000 मीटर लंबी और 40 से 50 मीटर ऊंची हो गई। यह एक विशाल, खोखली आंख की तरह थी, जो पृथ्वी पर नीचे देख रही थी। हालांकि इस आंख से एक समृद्ध, लगभग मूर्त प्रकाश निकला, जो बाद में आकाश से धीरे धीरे गिरने वाले अनगिनत पंखों में परिवर्तित हो गया। नीचे उतरो, मधुर स्वर में गाते हुए, उठते और गिरते हुए, 2 या 4 पंखों वाले देवदूत आंख से एक विशेष आकृति में प्रकट हुए। 100, 1000, 10,000, यहाँ तक कि लगभग 1,00,000 देवदूत जैसे प्राणी आंख से प्रकट हुए, और अंततः ये निरंतर दृश्य समाप्त हो गया। जैसे ही वह आंख बंद होने वाली थी, तभी पीठ पर जलते हुए पंखों के 4 जोड़े वाला एक सुंदर पुरुष उस आंख से सिंहासन पर बैठा हुआ प्रकट हुआ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, हवा में एक गहरी सांस ली, मानो वह उससे बुरी तरह मदहोश हो गया हो। मुझे नियमों की आभा महसूस हो रही है। फिर उसने अपनी आंखें खोली और नीचे देखा। चौक में मौजूद भीड़ पहले से ही उतरते हुए कई स्वर्गदूतों के दबाव में जमीन पर लेट गई थी। वह अपनी सीट से उठा, अपने पंख फैलाए, मानो इस दुनिया में अपने आगमन की घोषणा कर रहा हो। मैं, नया देवदूत राजा, लाई यजिया। डॉट डॉट डॉट। उस गहरे शून्य में, कई ज्वांग शेंग ने एक साथ पश्चिम की ओर देखा। एक धीमी आह सुनाई दी, अधिक से अधिक लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये दुनिया व्यावहारिक रूप से एक छलनी बनती जा रही है। ज्वांग शेंग में से एक के बगल में, एक नई ज्वांग शेंग आकृति प्रकट हुई। केवल उनकी बाहरी दिखावट और आभा से यह बताना असंभव था कि असली शरीर कौन सा है। नवनिर्मित आकृति ने एक कदम बढ़ाया, अनंत अंतरिक्ष को पार किया और एक नए स्थान पर पहुंचकर पालथी मारकर बैठ गई। तुम नौजवानों को जल्दी समझदार बनना होगा। अगर कुछ और जगहें खुल गईं, तो शायद मैं उन सब पर नजर नहीं रख पाऊंगा। डॉट डॉट डॉट। डिंग डोंग। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मू शिंगजियाओ आज बहुत ही सक्रिय थी। उन्होंने आ रही हूँ चिल्लाते हुए जल्दी से दुकान का दरवाजा खोल दिया। लेकिन दरवाजे के बाहर महिला की आकृति को देखते ही उसका चेहरा उतर गया। फिर से तुम। लियांग जिंगसी उसके इस एकदम अलग रवैये से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। जी हाँ, मैं ही हूँ। मेरी आपके दुकानदार से मुलाकात है। क्या आपका दुकानदार मौजूद है? मू शिंगजियाओ दुकान के अंदर थोड़ी दूर पीछे हट गई और पुकार कर बोली, दुकानदार जी, कोई आपको ढूंढ रहा है। फिर उसने लियांग जिंगसी के पीछे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ा और उत्साह से उसके पास जाकर बोला, और आप यहाँ किस लिए आए हैं? मू शिंगजियाओ की अचानक हरकत से लियांग लिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने प्रहार करने की अपनी सहज प्रवृत्ति को दबा लिया और कुछ सख्ती से सामने खड़े लियांग जिंगसी की ओर इशारा किया। मैं उसके साथ हूँ। ठीक है, फिर तो। जब मू शिंगजियाओ ने देखा कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो उसने अपना शरीर मोड़ा और आलस्य से दुकान के सबसे अंदरूनी हिस्से में लौट गया। लियांग लिन ने पहले कभी इतना जीवंत बार्ड ड्रैगन जैसा जानवर नहीं देखा था। बार्ड ड्रैगन जैसे जानवर अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं। उसने अपने जीवन में उन्हें 1 या 2 बार ही देखा था, और उनमें से अधिकांश राजसी और शांत दिखाई देते थे। इस बाढ़ के अजगर जैसे जानवर को इतनी फुर्ती से भागते देख, लियांग लिन केवल मुड़कर अजीब तरह से दुकान का दरवाजा बंद कर सकी। हालांकि उसे लुओ चेन की ताकत पर कुछ भरोसा हो गया था। एक उच्च श्रेणी के शक्तिशाली बार्ड ड्रैगन प्रकार के जानवर को दुकान में सहायक के रूप में देखना एक ऐसा दृश्य था जो उसने अन्य दुकानों में कभी नहीं देखा था। इस समय शोर सुनकर लुओ चेन ने मू शिंगजियाओ के प्रदर्शन पर एक नजर डाली और मन ही मन उसकी आलोचना की। भला कोई संभावित ग्राहकों के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है? तीनों के बैठ जाने के बाद लुओ चेन ने लियांग लिन की ओर देखा और पूछा, आप मिस लियांग के दादाजी हैं? लुओ चेन से निकलने वाली अथाह आभा को महसूस करते हुए लियांग लिन ने जरा भी अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं की। दुकानदार लुओ, मुझे सिर्फ लियांग लिन कहकर बुला सकते हैं। ठीक है, श्रीमान लियांग। मुझे लगता है कि श्रीमती लियांग ने आपको आज का उद्देश्य बता दिया होगा। अब आप मुझे अपना जानवर दिखा सकते हैं। वास्तव में, जैसा कि जिंगसी ने कहा था, ये लुओ चेन समय बर्बाद करने वालों में से नहीं था।
लियांग लिन ने इधर उधर देखा और फिर कुछ झिझकते हुए कहा, दुकानदार लुओ, यहाँ जगह बहुत छोटी है, ये थोड़ी अनुपयुक्त है। लुओ चेन ने समझदारी दिखाई, क्योंकि उसने भी कई विशालकाय जानवरों को देखा था। वो लियांग लिन और लियांग जिंगसी को कतार में लगे 3 खाली पिंजरों के पास ले गया और पिंजरों के दरवाजे खोल दिए। श्रीमान लियांग, बस अपने जानवर को इन पिंजरों में बुला लीजिए। इनमें स्थानिक कौशल मौजूद हैं, इसलिए इनकी वास्तविक ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है, जो आपके जानवर को रखने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। एक अनुभवी बुजुर्ग होने के नाते लियांग लिन ने वास्तव में ऊपर मौजूद तीव्र स्थानिक ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस किया। उसने सिर हिलाया और फिर दोनों पिंजरों में एक एक राक्षस प्रकट हो गया। लियांग लिन की चिंतित निगाहों के बीच लुओ चेन ने दोनों पिंजरों के दरवाजे बंद कर दिए। सिर्फ 2। लियांग लिन ने चुपचाप सिर हिलाया, उनमें से एक ने गुप्त क्षेत्र में स्वयं को बलिदान कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसने किसी संवेदनशील मुद्दे को छू लिया हो। लुओ चेन ने तुरंत पिंजरों में बंद जानवरों पर ध्यान केंद्रित कर लिया, मानो उसने कुछ कहा ही न हो। पहले पिंजरे में मौजूद जानवर देखने में गैंडे जैसा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर शल्कों की मोटी परत से ढका हुआ था, जिससे वह एक अति शक्तिशाली टैंक जैसा दिख रहा था। जाति, स्केल आर्मर राइनो किंग। रैंक, राजा। रैंक 9 सितारे। प्रकार, जल प्रकार, पृथ्वी प्रकार। स्थिति, भयभीत, भ्रमित। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल 1। शल्कयुक्त शरीर गहन स्तर, इसके शरीर पर मौजूद शल्क इसे असाधारण रक्षात्मक क्षमता प्रदान करते हैं। 2। अर्थ स्पाइक गहन स्तर। 3। जल तरंग गहन स्तर, पानी में जलधाराओं को नियंत्रित करके तरंगे बनाती है। 4। हॉर्न्ड चार्ज प्रोफाउंड टियर, स्केल आर्मर राइनो किंग अपने विशाल शरीर को नियंत्रित करते हुए आगे की ओर चार्ज करता है और अपनी नाक पर मौजूद नुकीले सींग को अपने सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। 5। स्टॉम्प प्रोफाउंड टियर, स्केल आर्मर राइनो किंग अपने पैरों के नीचे जमीन पर स्टॉम्प करता है, जिससे शॉकवेव्स उत्पन्न होती हैं जो जमीन पर अन्य स्थानों पर मौजूद लक्ष्यों को प्रभावित करती हैं। 6। उच्च दबाव वाला जल जेट गहन स्तर, स्केल आर्मर राइनो किंग चुपचाप अपने मुंह में पानी संघनित करता है और उचित समय पर लक्ष्य की ओर तीव्र प्रभाव बल के साथ जल जेट दागता है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। स्केल आर्मर राइनो किंग के बारे में जानकारी देखने के बाद लुओ चेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। सच कहूं तो ये जानवर थोड़ा साधारण था, लेकिन इसका विकसित होना असंभव नहीं था। इसे बस कुछ विशेष तरीकों की आवश्यकता थी जो इसे प्रेरित कर सकें, या अन्य आध्यात्मिक खजाने और अवसर जो इसे नए कौशल को समझने की अनुमति दे सकें, या इसकी वंश परंपरा को विकसित होने के लिए प्रेरित कर सकें। अपनी नस्ल को बदले बिना जबरदस्ती वाइल्ड रैंक में प्रवेश करने का विकल्प पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। लुओ चेन को सिर हिलाते देख लियांग लिन का दिल भी बैठ गया। इतने सालों में उसने कई मशहूर पशुपालकों से संपर्क किया था, लेकिन उसके दोनों पशु न तो सफलतापूर्वक विकसित हो पाए थे और न ही किसी विशेष स्तर तक पहुंच पाए थे। उदास वातावरण को देखकर लियांग जिंगसी ने धीरे से कहा, दुकानदार जी, आप दूसरे वाले पर भी एक नज़र क्यों नहीं डाल लेते? लुओ चेन ने अपने विचारों को रोककर दूसरे जानवर की ओर देखा। यह एक विशालकाय बेलेनुमा पौधा था। बेलों पर बहुत कम पत्ते थे, इसके बजाय मुख्य बेल और उसकी सहायक बेलें दोनों ही बड़ी संख्या में नुकीले कांटों से ढकी हुई थीं। ये कल्पना से परे था कि अगर किसी को इससे कोड़े मारे जाएं तो कितना दर्द होगा। जाति, असंख्य कांटेदार लता राजा। रैंक, किंग बीस्ट 9 स्टार। प्रकार, लकड़ी का प्रकार। अवस्था, सपाट लेटा हुआ। योग्यता, उत्कृष्ट। कौशल 1। लैश उच्च स्तरीय। 2। उलझाव गहन स्तर। 3। थॉर्न इरप्शन प्रोफाउंड टियर, मायरीड थॉर्न वाइन किंग अपने शरीर पर मौजूद कांटों को लक्ष्य की ओर फेंकता है। 4। स्पिरिट नट बाइंड प्रोफाउंड टियर, मायरीड थॉर्न वाइन किंग सक्रिय रूप से अपनी पार्श्व शाखाओं को तोड़ता है, फिर उनमें ऊर्जा डालकर उन्हें एक विशाल जाल में बुनता है, जो लक्ष्य को ढक लेता है। 5। असंख्य कांटेदार लता क्षेत्र, पृथ्वी स्तर क्षेत्र कौशल। असंख्य कांटेदार लता अपने क्षेत्र का विस्तार करती है। इस क्षेत्र के भीतर असंख्य कांटेदार लता को अपने शरीर को लगातार तोड़ने और पुनर्जीवित करने के लिए अत्यंत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा शरीर के टूटे हुए हिस्सों को भी मायरी थॉर्न वाइनकिंग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ताकि वे लक्ष्य पर हमला कर सकें। 6. आध्यात्मिक शरीर गहन स्तर शरीर की सतह पर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक परत होती है जो सुरक्षा प्रदान कर सकती है और कई प्रकार की क्षति का प्रतिरोध कर सकती है। विकास पथ 1. असंख्य कांटों वाली लता राजा असंख्य कांटों वाली रक्तपिपासी लता। 2. असंख्य कांटेदार लता राजा असंख्य फूल छिपी हुई कांटेदार लता। ये देखकर कि इस जानवर का एक विकास पथ है, लुओ चेन ने चुपचाप सिर हिलाया। ये लियांग लिन काफी भाग्यशाली था, उसके 2 जानवरों में से एक वास्तव में ऐसा था जिसमें विकास पथ मौजूद था। यह असंख्य कांटेदार लता राजा सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसे मेरे पास यहीं रखा जा सकता है ताकि इसकी खेती की जा सके। लुओ चेन की बात सुनकर लियांग लिन के चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया, तो मैं दुकानदार लुओ को इस बारे में बताकर परेशान कर दूंगी। हालांकि लुओ चेन को लियांग जिंगसी का मूल इरादा याद आ गया और उसने लियांग लिन को विचारशील दृष्टि से देखते हुए पूछा, श्रीमती लियांग ने कहा था कि आपने एक बार स्वर्ग और पृथ्वी के प्रतीक को समझ लिया था। आपने उसे उस कवचधारी गेंडे राजा के साथ क्यों नहीं मिलाया? इस तरह से ऐसा लगता है कि आपके लिए वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर के पद तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस पर लियांग लिन के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। स्केल आर्मर राइनो किंग थोड़ा मंदबुद्धि है और मंत्रों को समझने और मिलाने के मामले में वह हमेशा असफल रहता है। ठीक है, मेरी जानकारी के अनुसार स्केल आर्मर राइनो किंग और मायरी थॉर्न वाइन किंग को आमतौर पर इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। क्या उन्होंने कभी कोई विशेष आध्यात्मिक खजाना ग्रहण किया है? मैं आपकी निजता में दखल देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस भविष्य में दोनों राक्षसों के बेहतर और अधिक उपयुक्त विकास के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहा न जा सके। मेरी प्रतिभा अति विकास है, यही कारण है कि ये दोनों राक्षस अपनी प्रजाति की आकार सीमा को तोड़कर इतने बड़े हो गए। बीस्ट मास्टर टैलेंट। अच्छा, अब मैं समझ गया, तो कोई समस्या नहीं है। बस प्रक्रिया पूरी करने के लिए फ्रंट डेस्क पर आ जाइए। लुओ चेन ने दुकान के अंदरूनी हिस्से में नजर डाली, लेकिन उसे मुशिंग जियाओ कहीं नजर नहीं आई, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, मुशिंग जियाओ, बाहर आओ और काम पर लग जाओ। लुओ चेन की आवाज सुनकर मुशिंग जियाओ ने अपना शरीर मोड़ा और तेजी से पिंजरों के बीच से निकल गया। दुकानदार जी, मैं यहाँ हूँ, आपको क्या चाहिए? लुओ चेन ने पिंजरों में बंद दोनों जानवरों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन दोनों जानवरों की साधना प्रक्रिया को संभालिए। मायरी थॉर्न वाइन किंग को श्री लियांग लिन के नाम पर और स्केल आर्मर राइनो किंग को मिस लियांग जिंगसी के नाम पर पंजीकृत किया जाना चाहिए। मुशिंग जियाओ ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया और लुओ चेन के निर्देशों के अनुसार पंजीकरण कराने के लिए अपने शरीर को मोड़कर फ्रंट डेस्क पर पहुंच गया। लियांग लिन ने कुछ हैरानी से पूछा, दुकानदार लुओ, क्या वे दोनों विकसित हो सकते हैं? लुओ चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मायरियड थॉर्न वाइन किंग अपने आप विकसित हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। ये स्केल आर्मर राइनो किंग रून के साथ विलय के लिए तैयार है ताकि आपको वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर बनने में मदद मिल सके। लियांग लिन ने पिंजरे में बंद स्केल आर्मर राइनो किंग को एक जटिल भाव से देखा, फिर लुओ चेन से कहा, तो मैं इसे दुकानदार लुओ पर छोड़ देता हूँ। उसके हाव भाव से स्पष्ट था कि उसे स्केल आर्मर राइनो किंग के रून के साथ विलय करने की क्षमता पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन लुओ चेन को इसकी परवाह नहीं थी। उसने उनसे बस व्यावसायिक लहजे में कहा, 10 मिलियन स्पिरिट कॉइन की जमा राशि का भुगतान करें। एक बार पशु साधना सफल हो जाने पर शेष राशि का भुगतान किया जा सकता है। इस क्षण लियांग जिंगसी तुरंत सहमत हो गया, ठीक है। लेकिन दुकानदार लुओ, आपके अनुमान के अनुसार इन दोनों जानवरों की कुल कीमत कितने स्पिरिट कॉइन होगी? हम वापस जाने से पहले ही धनराशि तैयार रख सकते हैं। लुओ चेन ने मन ही मन आवश्यक सामग्रियों की गणना की, फिर उसमें अपनी श्रम लागत जोड़ दी। लगभग 80 से 90 मिलियन स्पिरिट कॉइन। बेशक लुओ चेन द्वारा उद्धृत आंकड़े में उनकी श्रम फीस ही कम से कम 70 मिलियन स्पिरिट कॉइन के बराबर थी। लियांग जिंगसी की आंखों में चमक आ गई। इतनी बड़ी रकम उनके लियांग परिवार पर काफी बोझ डालेगी, लेकिन अगर सचमुच 2 जंगली जानवर प्रकट हो गए, तो सब कुछ जायज हो जाएगा। हालांकि उसे यह समझ नहीं आया कि लुओ चेन ने दोनों जानवरों को अलग अलग नामों से पंजीकृत करने और उनका अभ्यास करने पर जोर क्यों दिया।
हालांकि आज का मुख्य लक्ष्य हासिल हो चुका था और परिवार को वाइल्ड नेस्ट या बीस्ट्स पैदा करने की भी उम्मीद थी। इसलिए जब लियांग लिन और लियांग जिंगसी वहां से निकले तो उनके चेहरों पर अभी भी उत्साह की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। उन दोनों के चले जाने पर मुशिंग जियाओ धीरे से लुओ चेन के पास गई और कुछ चापलूसी भरे लहजे में पूछा, दुकानदार जी, क्या इसे आज मेरे द्वारा 2 ग्राहकों की सेवा करने के रूप में गिना जाएगा? लुओ चेन को ठीक से समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उसने सहमति में सिर हिलाया, यह मायने रखता है। तो अगर मैं इसी तरह कुछ और ग्राहकों की सेवा करूं, तो मैं बाहर जाकर दुनिया घूम सकता हूं। ऐसा प्रतीत होता था कि मुशिंग जियाओ की बाहर जाने की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई थी, यहाँ तक कि इंटरनेट की लत पैदा करने वाले उपकरण टर्मिनल के होने के बावजूद भी वो अपनी मूल आकांक्षा को बरकरार रखे हुए थी। अगर आप ऐसे ही 1000 और ग्राहकों को सेवा दे देते हैं, तो मैं आपको आधे दिन के लिए बाहर जाने की इजाजत दे दूंगा। सच में, धन्यवाद, दुकानदार जी। ये कहते हुए मुशिंग जियाओ ने कहीं से एक छोटी नोटबुक निकाली और अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके एक पेन को नियंत्रित करते हुए उस पर एक बड़ा 2 लिखा। लुओ चेन को उसकी हरकतों पर थोड़ी हंसी आ रही थी। उसने बेबसी से सिर हिलाया और मुशिंग जियाओ से कहा, तुम दुकान पर नजर रखो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत रह सकते हैं। दुकान से निकलने के बाद लुओ चेन ने लिफ्ट लेकर उन 3 विशाल इमारतों के बीच में स्थित कॉमन प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, जो एक त्रिपक्षीय गतिरोध का निर्माण कर रही थीं। इन तीनों व्यावसायिक भवनों का नाम क्रमशः स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य रखा गया था। चेन्यांग पेट स्टोर जिस इमारत में स्थित था, उसे तियानजी बिल्डिंग कहा जाता था। फिलहाल वो अर्थ टावर जा रहा था, क्योंकि जियांग लियू ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था कि उसने अर्थ टावर की 66वीं मंजिल पर एक दुकान किराए पर ली है। उन्होंने आज लुओ चेन को इसका निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। तियानजी बिल्डिंग की तुलना में अर्थ टावर में काफी अधिक लोग थे। यहाँ कोई भी राजधानी शहर की हलचल भरी रात्रि जीवन का अधिक गहराई से अनुभव कर सकता है और लोगों के निरंतर आने जाने के प्रवाह को देख सकता है। शोरगुल भरे वातावरण से कुछ हद तक अपरिचित लुओ चेन ने किसी तरह अपना रास्ता बनाया। सौभाग्य से यहाँ स्थानिक टेलीपोर्टेशन एरे अधिक थे, इसलिए लुओ चेन को अपने इच्छित तल तक पहुँचने में अधिक समय नहीं लगा। जियांग लियू द्वारा चुनी गई जगह स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से चुनी गई थी। उसकी चुनी हुई दुकान के दोनों ओर एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान और एक कपड़ों की दुकान थी। वहां से गुजरने वाले सभी लोग सौंदर्य के शौकीन थे और आर्थिक रूप से सक्षम थे, लेकिन उस समय दुकान पर कोई साइनबोर्ड भी नहीं था और उसका दरवाजा कसकर बंद था। लुओ चेन ने जियांग लियू को संदेश भेजा कि वह आ गया है, और तभी दुकान का दरवाजा धीरे धीरे अंदर से खुला। जियांग लियू ने मुस्कुराते हुए लुओ चेन का दुकान में स्वागत किया। दरवाजा दोबारा बंद करने के बाद जब लुओ चेन दुकान का जायजा ले रहा था, तभी जियांग लियू ने उत्सुकता से पूछा, सर, किस तरह के जानवर के लिए आपने दुकान खोली है? चूंकि जियांग लियू को इस दुकान की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जानी थी, इसलिए लुओ चेन का स्वाभाविक रूप से उससे उस जानवर के बारे में जानकारी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा जब तक जियान यान पीकॉक किंग दूसरों के साथ बातचीत करता रहेगा, उसकी जानकारी आखिरकार एक दिन लीक हो ही जाएगी। इसलिए लुओ चेन ने सीधे दुकान के अंदर शियान यान पीकॉक किंग को बुलाया। शियान यान पीकॉक किंग ने ध्यान से उसका निरीक्षण कर रही युवती को देखा और चुपचाप सिर हिलाया। क्या यही उसकी भावी सहकर्मी थी? कम से कम उसकी दिखावट और स्वभाव तो स्वीकार्य थे, बाकी पहलुओं को तो अभी देखना बाकी था। जियांग लियू ने जिस दुकान को चुना था, उसका आंतरिक क्षेत्रफल काफी अच्छा था, कम से कम लगभग 10,000 वर्ग मीटर। लुओ चेन को ये जगह थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही थी, लेकिन इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को जियान यान पीकॉक किंग की आवश्यकताओं के अनुसार उनके रहने के लिए उपयुक्त वातावरण में बदला जा सकता था। आखिरकार वो आने वाले लंबे समय तक यहीं रहने वाला था। यहाँ केवल जियांग लियू ही मौजूद थी, इसलिए वह केवल इतना ही समझ पाई कि यह मोर, जो थोड़ी थोड़ी देर में अपने पूरे शरीर का रंग बदल लेता था, एक सुरुचिपूर्ण स्वभाव वाला और बेहद खूबसूरत था। जियान यान पीकॉक किंग की विस्तृत कौशल जानकारी के बारे में, चूंकि वह एक ब्रीडर नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कुछ भी नहीं जान सकती थी। कितना सुंदर और स्वप्निल मोर है,
महोदय, इसका नाम क्या है? लुओ चेन ने सहज भाव से उत्तर दिया, शियान यान पीकॉक किंग। शियान यान पीकॉक किंग, क्या यही इसकी नस्ल का नाम है? सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो इसका अपना नाम पूछ रहा था। इससे कुछ पल के लिए लुओ चेन असमंजस में पड़ गया, उसे सचमुच उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। इसलिए शियान यान पीकॉक किंग की बेहद द्वेषपूर्ण निगाहों को सहते हुए लुओ चेन ने भावहीन होकर पूछा, आपका अपना नाम क्या है? शियान यान पीकॉक किंग ने चुपचाप आह भरी, फिर धीरे से बोला, कोंग यान। हालांकि जियांग लियू एक ब्रीडर नहीं थी, लेकिन एक वाइल्ड रैंक बीस्ट मास्टर होने के नाते वह आसानी से समझ सकती थी कि शियान यान पीकॉक किंग, कोंग यान, केवल किंग रैंक के स्तर पर था। राजा स्तर पर बोलने में सक्षम जानवर बहुत दुर्लभ थे, जंगली स्तर के कई पालतू जानवर अभी भी बोलना नहीं सीख पाए थे। दुकान में कई बड़े बड़े शीशे थे। लुओ चेन ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके एक शीशा उठाया और उसे जियांग लियू के सामने रख दिया। जियांग लियू की हैरान निगाहों के सामने उसने शियान यान, मोर राजा, कोंग यान से बात की। कोंग यान, आओ, उस पर अपना कौशल दिखाओ। इस समय शियान यान मोर राजा पूरी तरह से सुनहरे पीले रंग का था और उसकी पूंछ के प्रत्येक पंख के केंद्र में हल्का पीला रंग था। लुओ चेन की बातें सुनकर उसकी पूंछ के पंखों के केंद्र से हल्की पीली चमक निकली, जिसने जियांग लियू को घेर लिया। हालांकि अचानक एक कौशल द्वारा निशाना बनाए जाने पर जियांग लियू के शरीर पर शुद्ध सफेद प्रकाश के पंखों की परतें दिखाई दी, जिससे हल्के पीले रंग की चमक अलग हो गई। शियान यान पीकॉक किंग ने लुओ चेन की ओर देखा, उसकी आंखों में यह भाव था, क्या तुमने पहले से कोई सूचना नहीं दी थी? लुओ चेन को अचानक एहसास हुआ कि हालांकि उनके और जियांग लियू के बीच वरिष्ठ अधीनस्थ का रिश्ता था, लेकिन वे अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए उनका इस तरह से व्यवहार करना और सोचना स्वाभाविक था। पहले से संवाद न करना वाकई उनकी ओर से थोड़ी जल्दबाजी थी। मिस जियांग, जो कौशल मैं शियान यान पीकॉक किंग से इस्तेमाल करवा रहा हूँ, वह मानव शरीर के लिए हानिरहित है। आप इसे अपनी मानसिक शक्ति से अनुभव कर सकती हैं और स्वयं इसकी पुष्टि कर सकती हैं। इसके अलावा ये कौशल हमारी दुकान की विशिष्ट सेवा है। अभी मैं चाहता हूँ कि आप इसका प्रत्यक्ष अनुभव करें। जियांग लियू ने अपनी मानसिक शक्ति का विस्तार करके पीले प्रकाश को छूने का प्रयास किया, जो प्रकाश के पंखों की परतों द्वारा अवरुद्ध था। वास्तव में उसे कोई आक्रामक प्रवृत्ति महसूस नहीं हुई। उसकी आंखों में एक गहरी हलचल दिखाई दी। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराई और बोली, मेरा जानवर बहुत सावधान था। सर को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, ये सब कुछ अचानक ही हो गया। जैसे जैसे वह बोलती गई, जियांग लियू के चारों ओर फैली हल्की पंखुड़ियां धीरे धीरे गायब होती गईं। इस बार कोमल पीली रोशनी ने आखिरकार उसे घेर लिया। मिस जियांग, कृपया दर्पण में अपने आप में हो रहे बदलावों पर ध्यान दें। लुओ चेन के कहने पर जियांग लियू ने भी अपना ध्यान दर्पण में खुद पर केंद्रित किया। शियान यान कौशल का असर बहुत जल्दी हुआ। जियांग लियू पहले से ही बेहद खूबसूरत थी, इसलिए इस बार उसकी त्वचा की कोमलता में सूक्ष्म समायोजन के अलावा उसके स्वभाव पर अधिक जोर दिया गया। यदि पहले वह एक कुलीन, समृद्ध फूल की तरह थी, तो अब वह एक पवित्र और अप्राप्य कुलीनता का परिचय देती थी। हालांकि उसके चेहरे की बनावट पहले और बाद में काफी हद तक अपरिवर्तित रही, लेकिन जैसे ही कोमल पीली रोशनी गायब हुई, सामान्य दृष्टि वाला कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण परिवर्तन को देख सकता था। जियांग लियू की आंखों में भी गहरी हैरानी झलक रही थी। उसने लुओ चेन की ओर मुड़कर पूछा, सर, ये बदलाव स्थायी है या अस्थायी? अस्थायी बदलाव के लिए एक विशेष दुकान खोलना उचित नहीं होगा। लुओ चेन के शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को समझते हुए जियांग लियू की आंखों में एक उत्साहपूर्ण चमक आ गई। उसने अपनी त्वचा को धीरे से सहलाया, जो पहले से भी अधिक कोमल और चिकनी हो गई थी, और मन ही मन सोचने लगी कि इस दुकान का भविष्य उज्ज्वल होगा। इतना ही नहीं, कोंग यान, उसे अगला कौशल भी दिखाओ। इस समय कोंग यान का पूरा शरीर नीले हरे रंग का हो गया था, पूरी तरह से गहरा नीला, और उसकी पूंछ के पंखों के बीच में आसमानी नीला रंग था। इस थोड़े से समय में कोंग यान का रूप पूरी तरह से बदल गया प्रतीत हुआ। लुओ चेन की बातें सुनकर शियान यान पीकॉक किंग, कोंग यान के पूंछ के पंख फिर से हल्के से चमक उठे
और फिर एक शानदार नीले हरे प्रकाश ने जियांग लियू को घेर लिया। ये रोशनी धीरे धीरे जियांग लियू के शरीर पर स्वतः ही घूमने लगी और धीरे धीरे एक ठोस भव्य गाउन का रूप ले लिया। कुछ ही पलों में जियांग लियू ने एकदम फिट और खूबसूरती से तैयार की गई लंबी पोशाक पहन ली थी। वेशभूषा में बदलाव के साथ जियांग लियू अब पूरी तरह से एक देवी की तरह लग रही थी, जो किसी चित्र से बाहर निकली हो। जियांग लियू की धारणा में उसके कपड़ों में भी विशेष जादू था। हालांकि ये उसके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। भला विशेष जादू वाले, अच्छी तरह से फिट होने वाले और उत्तम वस्त्रों के एक सेट को कौन अस्वीकार कर सकता था। ठीक है, ये हमारी दुकान की दो अनूठी सेवाएं हैं। हालांकि चूंकि हमारी दुकान उच्च स्तरीय ग्राहकों को सेवा देने का लक्ष्य रखती है, इसलिए हम प्रतिदिन केवल 10 ग्राहकों को ही सेवा देंगे। बाकी सभी चीजों के लिए आप अपनी सुविधानुसार व्यवस्था कर सकते हैं। आईने में अपने मौजूदा पहनावे को निहार रही जियांग लियू की आंखों में विचारशील भाव झलक रहा था। उसने लुओ चेन से इतनी स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए लुओ चेन का दुकान का कारोबार शुरू करने का इरादा शायद उन कुलीन महिलाओं से शुरू करना था जिन्हें वह जानती थी। संभवतः लुओ चेन द्वारा उसे दुकान की पूरी जिम्मेदारी सौंपने के पीछे यही गहरा अर्थ था। वो स्पष्ट रूप से उसके संपर्कों के नेटवर्क पर नजर रख रहा था। जियान यान पीकॉक किंग की जानकारी जियांग लियू को देने के बाद लुओ चेन वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वो कुछ देर तक अर्थ टावर के आसपास घूमता रहा, दुर्लभ मानवीय स्पर्श का अनुभव करता रहा, फिर कुनयू पर्वत पर लौट आया। उसने ली वेनहाउ को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने पुष्टि की कि वो इस समय पहाड़ पर है। इसलिए लौटने के बाद लुओ चेन सीधे ली वेनहाउ के छोटे से विला की ओर चल पड़ा। खट खट खट, उसने धीरे से दरवाजे पर अपनी हथेली से थपथपाया, जिससे एक हल्की सुहावनी आवाज आई। दरवाजा बंद नहीं है, सीधे अंदर आ जाए, तीसरे वरिष्ठ भाई ने कहा। कमरे के अंदर से ली वेनहाउ की आवाज आई। दरवाजा खोलते ही लुओ चेन की नजर सबसे पहले लगभग 4 मीटर ऊंची यांत्रिक आकृतियों की एक पंक्ति पर पड़ी, जिनमें से एक यांत्रिक हाथ में एक मशीनी बंदूक थी और दूसरे में एक ठंडी, चमकदार तलवार थी। लुओ चेन ने अपनी सत्य दृष्टि का उपयोग करके उन्हें देखा और तुरंत उनका नाम जान लिया, युद्ध कठपुतलियां। युद्ध कठपुतलियों की कतार को पार करते हुए लुओ चेन की दृष्टि खुल गई, लेकिन ली वेनहाउ का रहने का वातावरण लुओ चेन की कल्पना से बिल्कुल अलग था। ली वेनहाउ आमतौर पर खुद को एक सज्जन, सौम्य स्वभाव वाले और बहुत भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते थे, इसलिए लुओ चेन ने मान लिया था कि उनका रहने का वातावरण साफ सुथरा, उज्ज्वल और आरामदायक होगा। हालांकि उनके सामने का दृश्य बिल्कुल अव्यवस्थित नहीं था, लेकिन ये ली वेनहाउ की छवि से काफी असंगत था। कमरे का फर्श और आसपास की दीवारें विभिन्न यांत्रिक पुर्जों के साथ साथ बड़ी संख्या में अज्ञात अयस्कों से पूरी तरह ढकी हुई थीं। कमरे की चारों दीवारों पर लंबी अलमारियां खड़ी की गईं, जो इन्हीं वस्तुओं से भरी हुई थीं। ली वेनहाउ कमरे में दर्जनों मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था और समय समय पर जमीन से या आसपास की अलमारियों से विभिन्न यांत्रिक पुर्जे और अयस्क उड़कर उसके हाथों में आ गिरते थे। फिर उन्हें पिघलाकर उपयुक्त आकार दिया गया, जिसे उन्होंने समायोजित किया और उनके सामने मौजूद एक विशाल यांत्रिक रचना के शरीर में स्थापित किया गया, जो एक यांत्रिक देवदूत जैसा दिखता था। ली वेनहाउ ने लुओ चेन की ओर देखा, उसके हाथ अभी भी काम कर रहे थे। छोटे भाई, एक पल रुकिए, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। उसने अपने स्थानिक भंडार से एक हल्की चमकती हुई, गोलाकार अयस्क वस्तु निकाली और उसे विशाल यांत्रिक रचना के सीने में डाल दिया। उसी समय ली वेनहाउ के शरीर से एक शक्तिशाली कंपन उत्पन्न होने लगा और फिर उससे एक अत्यंत चमकदार प्रकाश निकला, जो एक पतली रेखा में परिवर्तित होकर उसके सामने मौजूद यांत्रिक रचना में समा गया। लगभग 10 मिनट बाद लुओ चेन ने यांत्रिक रचना से एक सजीव आभा को निकलते हुए महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो उसमें जीवन का पूर्ण संचार हो गया हो और वह एक ऐसा प्राणी बन गया हो जिसे जीवित कहा जा सकता है। उसकी आंखों में प्रकाश प्रकट हुआ और धीरे धीरे उसके चांदी जैसे सफेद शरीर पर, जो उसका मूल रंग था, विभिन्न चमकीले रंग उभरने लगे। रेस, एनालिसिस एंजल, रैंक, वाइल्ड रैंक, 1 सितारा। प्रकार, यांत्रिक प्रकार। अवस्था, नवजात, सीखना। योग्यता, उत्तम।
कौशल 1 विश्लेषण पृथ्वी स्तरीय विश्लेषण देवदूत लक्ष्यों को अलग अलग करके उनका विश्लेषण करता है और उनकी भौतिक संरचना और अंतर्निहित सिद्धांतों का विश्लेषण करने में सक्षम होता है। 2 पुनर्निर्माण पृथ्वी स्तर विश्लेषण देवदूत विश्लेषित पदार्थ का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करता है, लेकिन यह उन लक्ष्यों का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता जिनमें जीवन की अवधारणा मौजूद हो। 3 विंग ब्लेड प्रोफाउंड टियर इसकी पीठ के पीछे के स्टील के पंख विंग ब्लेड में विघटित हो सकते हैं और लक्ष्यों पर लॉन्च किए जा सकते हैं। 4 विश्लेषणात्मक अधिगम गहन स्तर विश्लेषण देवदूत नेटवर्क पर उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण और उससे सीख सकता है, जिससे वह तेजी से विकसित हो सकता है और युद्ध के दौरान अपनी हर गतिविधि का सटीक विश्लेषण कर सकता है। 5 विद्युत चुम्बकीय दोलन गहन स्तर विद्युत और चुंबकत्व के प्रभावों के माध्यम से विश्लेषण देवदूत कुशलतापूर्वक इन दोनों बलों को नियंत्रित करके लक्ष्यों पर चुंबकीय प्रभाव या विद्युत क्षति पहुंचा सकता है। 6 यांत्रिक कवच गहन स्तर विश्लेषण देवदूत लक्ष्य पर यांत्रिक रूप से निर्मित कवच की एक परत लगाता है। 7 देवदूत का वास्तविक रूप पृथ्वी स्तरीय डोमेन कौशल यांत्रिक देवदूत अपने ही आकार की देवदूत के वास्तविक रूप की छवि को प्रकट करता है, जिससे एक निश्चित डोमेन का विस्तार होता है। इस डोमेन के भीतर विश्लेषण देवदूत लक्ष्य की क्रियाओं को संशोधित कर सकता है, जिससे वे कम अधिक गलतियां कर सकते हैं। 8 प्रौद्योगिकी का फरमान पृथ्वी स्तर जहां विश्लेषण देवदूत मौजूद है, ये सभी यांत्रिक प्रकार के पशु प्रशिक्षकों के बीच तकनीकी समानता को सक्षम बनाता है, जिससे उनके लिए नए कौशल को समझना और सीखना आसान हो जाता है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। फेरली वेनहाउ धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा और लुओ चेन के पास आया। इस एंजल बीस्ट को बनाने की प्रेरणा मुझे पिछली बार उन विदेशियों के जानवरों से मिली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे बनाने के बाद स्किल्स इतनी अच्छी दिखेंगी। ऐसा लग रहा था कि ली वेनहाउ इस एनालाइज एंजल से काफी संतुष्ट थे, और लुओ चेन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध क्षेत्र में जब तक किसी यांत्रिक प्रकार के जीव का मूल भाग नष्ट नहीं हो जाता, तब तक विश्लेषण देवदूत पुनर्निर्माण का उपयोग करके शरीर की सामान्य क्षति को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। क्या ये यांत्रिक प्रकार के जीवों का चिकित्सक नहीं है? छोटे भाई, मेरा शैतान अभी अभी बाहर आया है और तुमने पहले ही उसकी भूमिका तय कर दी है। तुमसे यही उम्मीद थी। नहीं नहीं, बस इसकी क्षमताओं की प्रयोज्यता का एक सरल विश्लेषण। आप सही कह रहे हैं, उनके मूल स्वरूप को छोड़कर यांत्रिक प्रकार के जीवों के अन्य भाग जीवन की श्रेणी में नहीं आते। अन्य जानवरों के विपरीत उनके शरीर के एक हिस्से में भी जीवित लक्ष्य की अवधारणा निहित होती है। बोलते बोलते ली वेनहाउ ने अचानक खुद को एक थप्पड़ मार लिया। यह कोई अकादमिक विश्लेषण नहीं है। पहले मुझे बताइए, आपने आज मुझसे मिलने की कृपा क्यों की? क्या आप दुकान पर नजर नहीं रख रहे हैं? इल्यूजन वर्ल्ड की दुकान पर देखने लायक कुछ नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मेरा ख्याल रखने के लिए, सीनियर ब्रदर, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आपके लिए एक अच्छा जानवर लाया हूँ। लुओ चेन की बातें सुनकर ली वेनहाउ की आंखें चमक उठीं। उसने लुओ चेन के तीनों जानवरों को देख लिया था। उसने सोचा कि लुओ चेन जिस भी चीज को अच्छा कहती है, वह शायद ही कभी देखने को मिलती होगी, और इससे उसकी जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई। वह जानवर कहाँ है? जल्दी करो और उसे बाहर लाओ ताकि मैं उसे देख सकूं। ली वेनहाउ के आग्रह पर लुओ चेन ने तुरंत जानवर को नहीं बुलाया। इसके बजाय उसने कहा, बड़े भाई, इन दोनों जानवरों को हासिल करने में मुझे बहुत परेशानी हुई है, और मैंने इनके बड़ों से एक समझौता भी किया है। अगर आप इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो मुझे इन्हें वापस लेना पड़ेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस शर्त ने ली वेनहाउ को थोड़ा उलझन में डाल दिया। आखिर किसी जानवर को पालने के लिए शर्तें क्यों होनी चाहिए? छोटे भाई, क्या तुम जिन जानवरों को पाल रहे हो वे वास्तव में वैध जानवर हैं? लुओ चेन का चेहरा काली रेखाओं से ढका हुआ था। बेशक वे असली जानवर हैं। वैसे भी, बाद में जब आप उनकी जानकारी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लुओ चेन के हाथों में 2 लंबी बिल्लियां प्रकट हुईं, जो पूरी तरह से सफेद थीं और उनके सिर पर 5 रंगीन आध्यात्मिक चिन्ह थे। ये जानते हुए कि ली वेनहाउ को विशेष रूप से रोएंदार छोटे जानवर पसंद थे,
उसने इन दो जानवरों को रूलिंग बीस्ट सीक्रेट दायरे से विशेष रूप से चुना था। जैसे ही लुओ चेन कुछ कहने ही वाला था, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी बाहें खाली हैं। दोनों बिल्लियां किसी तरह दौड़कर ली वेनहाउ की बाहों में पहुंच चुकी थीं। दो प्यारे बिल्ली के बच्चों को सहलाते हुए उसने अपने बगल में खड़ी लुओ चेन को आश्वस्त किया। छोटे भाई, चिंता मत करो। मैं प्यारी बिल्लियों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे नहीं कर सकता। लुओ चेन ने अपने खाली हाथों को कसकर पकड़ते हुए असहाय होकर कहा, वरिष्ठ भाई, शायद आपको बोलने से पहले उनकी जानकारी देख लेनी चाहिए। लुओ चेन के कहने पर ली वेनहाउ ने धीरे धीरे अपनी सत्य की आंख को सक्रिय किया। जाति, एल्फ बिल्ली। रैंक, किंग बीस्ट 5 स्टार। प्रकार, शुभ पशु प्रकार। अवस्था, जिज्ञासु, अवलोकनशील। योग्यता, उत्तम। कौशल 1, तत्वों का बीज पृथ्वी स्तर एल्फ बिल्ली आसपास के वातावरण में 5 तत्वों धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी की ऊर्जा स्तर को काफी हद तक बढ़ा देगी। 2, गेंग मेटल पृथ्वी स्तरीय एल्फ कैट धातु अयस्कों को भौतिक संरचना के संदर्भ में उच्च श्रेणी के अयस्क में परिवर्तित कर सकती है। प्रत्येक प्रकार के अयस्क को केवल एक बार ही उन्नत किया जा सकता है। 3, जीवित लकड़ी पृथ्वी स्तर एल्फ बिल्ली लकड़ी प्रकार के पौधों या जीवों के भीतर ऊर्जा को स्थायी रूप से और महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। ये क्रिया केवल एक निश्चित अवधि में एक बार ही की जा सकती है। 4, आदिम जल पृथ्वी स्तर एल्फ बिल्ली स्वर्ग और पृथ्वी से जल तत्वों को एकत्रित करके चौथे स्तर की आध्यात्मिक वस्तु जड़विहीन जल का संघनन करती है। जड़विहीन जल सभी दूषित जल को शुद्ध करने और उसके मूल स्वरूप को बहाल करने में सक्षम। 5, गहन अग्नि पृथ्वी स्तर एल्फ बिल्ली आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से अग्निमय क्षेत्र में बदल देती है। यह अग्निमय क्षेत्र न केवल लक्ष्यों को शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है बल्कि उनकी आत्माओं को भी जला सकता है। 6, शुद्ध भूमि पृथ्वी स्तर एल्फ बिल्ली मरुस्थलीकृत या जीवन के लिए अनुपयुक्त हो चुकी भूमि को उपयुक्त शुद्ध भूमि में परिवर्तित कर सकती है। जब ली वेनहाउ ने उस प्रकार को देखा तो उस पर लिखे 3 शब्द शुभ पशु प्रकार देखकर उसके चेहरे पर संदेह का भाव आ गया। फिर जैसे ही उसने नीचे की ओर देखा, पृथ्वी स्तरीय 6 एक समान कौशल ने ली वेनहाउ को अस्थायी रूप से सुन्न कर दिया। काफी देर बाद उन्होंने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, छोटे भाई, अगर आप इन्हें मुझे दे देंगे तो इन दोनों की प्रतिभा सचमुच दब जाएगी। इस बार हैरानी जताने की बारी लुओ चेन की थी। बड़े भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ली वेनहाउ ने लुओ चेन को हाथ हिलाकर इशारा किया कि वो उसके पीछे आए। दोनों कोने में बने टेलीपोर्टेशन सिस्टम के जरिए दूसरी मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही लुओ चेन दूसरी मंजिल पर पहुंचा, सामने सैकड़ों बिल्ली के बच्चों को देखकर वह दंग रह गया। 5000 वर्ग मीटर के छोटे से क्षेत्र में लगभग 200 बिल्ली के बच्चे रहते थे। वैसे भी लुओ चेन को यहाँ ली वेनहाउ के निजी जीवन से जुड़ी कोई बात नजर नहीं आई। हर जगह बिल्लियों के लिए सामान मौजूद था, जैसे कि कैट ट्री, कैट बेड, ऑटोमेटिक फीडर आदि। साथ ही कई रोबोट भी थे जो विशेष रूप से बिल्ली के बच्चों की सेवा के लिए बनाए गए प्रतीत होते थे। बड़े भाई, यह क्या है? अपने सामने मौजूद बिल्ली के बच्चों के विभिन्न रूपों को देखकर, जो सभी आलसी और संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे, ली वेनहाउ ने अपने दिल की गहराई से एक सच्ची मुस्कान प्रकट की। बचपन से ही मुझे बिल्ली जैसे दिखने वाले शाही जीव बहुत पसंद हैं। ये स्वर्ग मैंने खास तौर पर बिल्लियों के लिए बनाया है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि यहाँ रहने वाली बिल्ली जैसी दिखने वाली शाही जीव प्रजातियां अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी की हैं? लुओ चेन ने सिर हिलाया। वास्तव में यहाँ रहने वाली सभी बिल्लियां छोटी एल्फ कैट, सिल्वर स्ट्राइप्ड कैट और इसी तरह की अन्य बिल्लियां थीं, जिनका कोई विकसित रूप नहीं था और जिन्हें आमतौर पर शाही बिल्ली प्रजाति के जानवरों में कम क्षमता वाली माना जाता था। मेरी प्रतिभा के कारण मैं केवल यांत्रिक कवच प्रकार के शाही जानवरों के साथ ही अनुबंध कर सकता हूँ। भले ही आपने मुझे जो 2 शाही जानवर दिए हैं, उनमें उत्कृष्ट प्रतिभा हो, मेरे पास उनके साथ अनुबंध करने का कोई तरीका नहीं है, नहीं मैं उन्हें तेजी से विकसित होने में मदद कर सकता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है, यह उनके साथ अन्याय है। लुओ चेन जमीन पर उकड़ू बैठा था, अपनी बाहों में हीरे जड़े एक बिल्ली के बच्चे को पकड़े हुए, उसे 2 बार धीरे से सहलाने के बाद ली वेनहाउ से बोला, बड़े भाई, आप मेरे एक दोस्त से बहुत अलग हैं।
मेरा दोस्त चाहे जिस तरह का भी शाही जानवर देखे, जब तक उसे वो पसंद आता है, वो उसे हमेशा खरीद कर पालता है। उन्हें सीनियर ब्रदर जैसी चिंताएं नहीं हैं। असल में इस दुनिया में क्या सही है और क्या गलत। अगर ये शाही राक्षस गलत लोगों के साथ मिल जाएं, तो क्या यह उनके लिए भी उतना ही अन्यायपूर्ण नहीं होगा? शायद वे बस जीवित रहना चाहते हों। इसी क्षण ली वेनहाउ की बाहों में मौजूद एल्फ कैट में से एक ने धीरे से अपने पंजे से अपना मुंह थपथपाया और कुछ आलस्य से कहा, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि इस इंसान की जगह बुरी नहीं है। अगर आध्यात्मिक पोषण पर्याप्त है, तो हम दोनों अभी भी कुछ समय के लिए यहाँ रहने को तैयार हैं। दूसरी एल्फ बिल्ली ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल। ली वेनहाउ ने अपनी बाहों में बैठे दोनों छोटे बच्चों को देखा, फिर लुओ चेन की ओर देखकर बोला, क्या किंग बीस्ट अभी से बोलना सीख गया है? हाँ, शुभ प्राणी हमेशा दूसरों से थोड़े अधिक बुद्धिमान होते हैं। बड़े भाई, मैं इन दोनों छोटे बच्चों को आपके भरोसे सौंप रहा हूँ, और इनके बड़े बुजुर्ग इन्हें आसानी से दूसरों से समझौता नहीं करने देंगे, इसलिए कृपया इन पर नजर रखें और इन्हें दूसरों के बहकावे में न आने दें। ली वेनहाउ की बाहों से दोनों एल्फ कैट्स कूदकर बाहर निकली और जल्दी से जमीन पर मौजूद कई बिल्ली के बच्चों के साथ घुल मिल गईं। ली वेनहाउ ने बिल्ली के बाड़े पर एक नजर डाली और फिर फुसफुसाते हुए कहा, छोटे भाई, आपने जिन बड़ों का जिक्र किया था वे कहाँ हैं? कहीं आप धोखे में तो नहीं आ गए? लुओ चेन ने अपनी हथेलियां फैलाते हुए कुछ असहाय भाव से कहा, चिंता मत करो बड़े भाई, मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ओह हाँ, मुझे अभी भी एक चीज में आपकी मदद चाहिए। क्या? लुओ चेन के हाथ में एक छोटी गोल गेंद प्रकट हुई। कुछ समय पहले मैंने एक मिशन जारी किया था, है ना? ये चीज मिशन के लिए प्रस्तुत सामग्री में मिली हुई थी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लुओ चेन का मन थोड़ा सा हिल गया, जिससे गोलाकार गेंद पर लगा दमन आंशिक रूप से हट गया और भीतर स्थित आध्यात्मिक शरीर को बाहरी दुनिया को फिर से महसूस करने की अनुमति मिल गई। वह आध्यात्मिक शरीर, जो लंबे समय से गोलाकार गेंद के भीतर सुरक्षित था, कुछ आश्चर्य के साथ बोला, अरे बदमाश, तुम कौन सी नई चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम यहाँ एक युवक क्यों है? क्या आपने किसी बाहरी मदद ली? इस परिचित आवाज को सुनकर ली वेनहाउ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने एक पल के लिए अपने मन में विचार किया। फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, झू याओ, तू तो गली का चूहा है, तूने मेरे छोटे भाई पर बुरी नजर डाली है। ये कौन सा युग है? अब भी बड़े भाई और छोटे भाई का ही बोलबाला है। गोल गेंद से आती आवाज कुछ हद तक बेपरवाह सी लग रही थी। ली वेनहाउ ने अपनी बाहें मोड़कर ठंडे लहजे में कहा, झू याओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बोलने से पहले मेरे बारे में अच्छी तरह जान लो। गोल गेंद के अंदर की आवाज शांत हो गई, मानो वह सचमुच ली वेनहाउ के शब्दों का पालन कर रही हो और ध्यान से उसका अवलोकन कर रही हो। काफी देर बाद ली वेनहाउ ने अधीरता से कहा, अच्छा, अब तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। गोल गेंद के अंदर से आती आवाज थोड़ी अटपटी सी थी, हाँ हाँ, क्या यह मैकेनिकल ग्रैंड मास्टर ली वेनहाउ नहीं है? आपसे यहाँ मिलना कितना अजीब संयोग है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई संयोग है। तुम फिर से अपनी पुरानी जेबख्तरों की आदत में पड़ गए हो। लगता है किसी को तुम्हें ठीक से दंडित करने की जरूरत है। ली वेनहाउ की यह बात सुनकर गोलाकार गेंद के भीतर स्थित आध्यात्मिक शरीर, जो झू याओ था, ने क्रोधित होकर कहा, राष्ट्रीय गुरु झुआंग शेंग ली वेनहाउ ने हमेशा विकास पथों को सार्वजनिक करने की वकालत की है और मानव ज्ञान साझाकरण पर जोर दिया है ना? मैं तो बस उनके आह्वान का जवाब दे रहा हूँ, इसलिए हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है ना? ली वेनहाउ ने झू याओ की चालाकी पर तिरस्कार करते हुए कहा, मेरे गुरुजी तो केवल स्वयं से यह अपेक्षा करते हैं, उन्होंने कभी दूसरों पर दबाव नहीं डाला। जहाँ तक आपके शरीर की बात है, उसका ध्यान तो दूसरे लोग अपने आप रख लेंगे। ये कहने के बाद उसने मुट्ठी भींच ली और गोल गेंद को एक तरफ रख दिया। बड़े भाई, आखिर ये कौन है? ली वेनहाउ ने ताली बजाई, मानो उसने अभी अभी किसी गंदी चीज को छुआ हो। झू याओ, एक कुख्यात ताक झांक करने वाला। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक बार गुरु के कई विकास पथों को ताक झांक करना था, और इसी वजह से उसे साधना का ग्रैंड मास्टर भी माना जाता है।
लुओ चेन की आंखें चौड़ी हो गईं, हमारे शिक्षक ने उसे नहीं मारा। लियुगुआंग शहर के बाहर की घटनाओं का अनुभव करने के बाद लुओ चेन को विश्वास नहीं था कि उसका शिक्षक वास्तव में उतना ही सौम्य स्वभाव का था जितना वह सतही तौर पर दिखाई देता था। आपको पता है, हमारे शिक्षक ने हमेशा खुले ज्ञान की नीति का पालन किया है, इसलिए उन्होंने झू याओ के छिपकर सीखने को गंभीरता से नहीं लिया और उसे कुछ विशेष विकास पथ सीखने की अनुमति दी। शायद शिक्षक की ओर से इसमें जानबूझकर भी कुछ किया गया हो, ताकि ये देखा जा सके कि उसमें कितनी प्रतिभा है और उसे और चीजें सीखने और उन्हें लागू करने का मौका दिया जा सके। आखिरकार ली वेनहाउ ने शिक्षक के साथ अधिक समय बिताया था, इसलिए ली वेनहाउ की अटकलों में कुछ सच्चाई तो होनी ही चाहिए। तो क्या हमें अब भी इस मामले को उनके साथ आगे बढ़ाना चाहिए? आखिरकार शिक्षक ने तो जानबूझकर अनदेखी ही की थी। हालांकि उसने ये सवाल पूछा था, लेकिन लुओ चेन ने अपना मन बना लिया था। अगर ली वेनहाउ मदद नहीं करता, तो अब जब उसे इस आवाज के मालिक का पता चल गया था, तो वह खुद उसे ढूंढने जाएगा। ली वेनहाउ ने निराशा भरे भाव से लुओ चेन की ओर देखा, उसे ढूंढें। क्यों नहीं? वह पहले ही हमें परेशान कर चुका है, हम इसे कैसे सहन कर सकते हैं? शिक्षक का उस पर आंखें मूंद लेना इसलिए है क्योंकि एक महान व्यक्ति किसी कनिष्ठ के स्तर तक गिरना नहीं चाहता। हम उससे काफी छोटे हैं। क्या हम फिर भी इसे सहन कर पाएंगे? बस इंतजार कीजिए। ली वेनहाउ के पीछे चुपचाप एक यांत्रिक कवच प्रकट हुआ और बोला, दूसरी वरिष्ठ बहन से संपर्क करने में मेरी मदद करो। ली वेनहाउ की बातें सुनकर लुओ चेन थोड़ा उत्साहित हो गया। क्या वह इस तरह से दूसरी सीनियर सिस्टर से मिलने वाला था? तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं। और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।